नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी एज यूजुअल बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने मन की एक बुराई को त्याग दें, और जिस बुराई का त्याग करें, क्योंकि बुराई हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। तो पूरा कमिटमेंट लें, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी एक बुराई का त्याग करें आप, और जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्वेता हैं, अतुल हैं, लाइफ आफ्टर सीहे, और अर्पित हैं, शुभम है। बहुत सारे लोग जुड़ गए, थैंक यू सो मच। और अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो चलें। यस, आप सोच रहे होगे सर जी आज तो छुट्टी के दिन, मतलब आज भी, मतलब यहाँ क्यों आ गए? मैं इसलिए आज यहाँ पर आया क्योंकि आज फ़ोन वोन भी कम बजेगा, और जो ऑफिशियल वर्क होता है वो भी नहीं है। तो क्यों ना इस मौके को इनकैश किया जाए, और अच्छा ही काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छे दिनों पर, पर्व के मौके पर कुछ अच्छे अच्छे काम जरूर होने चाहिए, और इन्हीं अच्छे कामों में एक अच्छा काम ये भी है, क्योंकि जितना जल्दी रिविजन्स आएंगे उतनी जल्दी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलें आप आगे। यस सर। तो आइए जरा मेरे साथ में, और मैं लिए चलता हूँ आपको आगे की तरफ। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी अपनी जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का चैप्टर था, उसकी हमारी चर्चा हो चुकी थी। और उसके बाद अब हमारा प्रोसीजरल पार्ट यहाँ पर मेरे बच्चा आ जाता है, और वो प्रोसीजरल पार्ट क्या कहता है जरा उसके विषय में भी कुछ बतिया लेते हैं। यस सर, और ये आ गया जी मालिक, ये रहा। सर आज सी स्टूडेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, वेरी गुड। और जब सीए बन जाओगे तो हर दिन होली होगा और रात दिवाली होगी, और हर रात को तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे रहा होगा जब सीए बन जाओगे। तो लाइफ तो उसके बाद की ही है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इस चैप्टर के अंदर हमारे जितने भी सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इसमें सबसे पहले आएगा सेक्शन नंबर 29 कि बाहर से कोई आने वाला है तो आना है तो सिर्फ यही पोर्ट या एयरपोर्ट, कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पर ही आना है। सेक्शन 30 में बताएगा कि भैया आ तो गए हो, लेकिन ये बताओ कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या ला रहे हो। इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट यहाँ देनी होती है। 30A के अंदर जो जहाज में, पानी का हो या हवाई जहाज हो, उसमें जो पैसेंजर हैं उनकी रिपोर्ट एडवांस में हमें चाहिए होती है। उसके बाद 31 बोलता है एंट्री इनवार्ड। जब जहाज यहाँ आ जाता है समंदर किनारे तो कहता है एंट्री इनवार्ड कि आपको अनलोडिंग परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद आपके गुड्स अनलोड हो सकते हैं। उसके बाद 3 सेक्शन आते हैं बैक टू बैक, 32, 33 एंड 34। 32 ये कहता है कि ओनली दोज गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर मेंशन इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट। सिर्फ वही उतने ही अनलोड होंगे जितने कि वहां पर लिखे हुए हैं। 33 में कहता था कि कोई भी अनलोडिंग या जो लोडिंग होगी वो सिर्फ अप्रूव्ड प्लेस पर ही होगी। इन सेक्शंस का ऑब्जेक्टिव है स्मगलिंग को रोकना, कि जिस डिसिप्लिन से हम आपको तरीका बता रहे हैं आपको वैसे ही काम करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी दाएं बाएं किया तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, और हम आपकी इस क्रिया को स्मगलिंग मान लेंगे। कोई भी व्यक्ति स्मगलिंग यानी कि गुड्स को छिपाता 2 कारणों से है, या तो इंपोर्ट ड्यूटी बचाने का मन होता है, या फिर उसने कुछ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है जो कि प्रोहिबिटेड है और वो सरकार की नज़रों से बचाना चाहता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 यहाँ आएगा कि आपने एडवांस में हमें जो बताया है कि ये सामान यहाँ पर अनलोड होना है, तो क्या वही सामान अनलोड हो रहा है? दैट्स वाई कस्टम ऑफिसर विल बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग, या लोडिंग है तब भी। ये कॉमन सेक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए। ऐसे करके यहाँ पर आपका माल अनलोड हो जाएगा। अनलोड हो जाने के बाद अब इसके 3 डायरेक्शंस होते हैं कि पोर्ट से कहाँ कहाँ जा सकता है। वेयर हाउस में जा सकता है, डायरेक्ट घर को जा सकता है, या फिर ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के लिए जा सकता है। जब ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट की बात करते हैं तो उस प्रोसीजर पे लगता है आपका सेक्शन नंबर 52 से लेकर सेक्शन 56 तक की बात करते हैं। जब घर लेकर जाते हैं इस गुड्स को तो 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है वाइट कलर की,
और सेक्शन 47(1) में इसका क्लियरेंस ऑर्डर यानी कि आउट ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल ऑर्डर यहां पर इशू कर दिया जाता है। अगर आप वेयरहाउस के थ्रू जाएंगे तो आपको दो लेग का सामना करना पड़ेगा। पहली लेग है पोर्ट से वेयरहाउस में, जहां पर बिल ऑफ एंट्री पहली वाली 46 की फाइल की जाएगी, येलो कलर की होगी, और क्लियरेंस ऑर्डर सेक्शन 60 में आता है। वेयरहाउस से जब आप अपने घर पर लेकर आएंगे तो वहां पर आपकी जो बिल ऑफ एंट्री है वो ग्रीन कलर की और सेक्शन 68 में फाइल होगी, और जो उसका क्लियरेंस ऑर्डर होता है वो भी सेक्शन 68 के अंदर ही इशू किया जाता है। तो ये हमारी माइंड मैपिंग है, यहां से लेकर अपने घर आने तक वो भी अलग अलग रास्तों से, ये चित्र हमारे सामने है। तो ये तमाम सेक्शंस हम यहीं इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। वहां भी आपके कई सारे सेक्शन आते हैं। सेक्शन 50 के अंदर आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी गुड्स की एंट्री करना, एंट्री करने का मतलब होता है उसका जरूरी दस्तावेज फाइल कर देना। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होती है, तो एक्सपोर्ट के केस में यही काम शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 51 के अंदर क्लियरेंस ऑर्डर इशू किया जाता है। 51 के अंदर 51A के अंदर ई कैश लेजर जैसी सुविधा यहां पर दी गई है। जैसे जीएसटी के अंदर ई कैश लेजर पेटीएम वॉलेट की तरह होता है, और पहले उसमें पैसे डालने होते हैं, फिर हमें आगे पेमेंट करना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी कस्टम के अंदर भी यह सुविधा इंट्रोड्यूस कर दी गई है। 51B के अंदर बताते हैं क्रेडिट लेजर। ध्यान दीजिए, ये आपका जीएसटी वाला क्रेडिट लेजर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अलग क्रेडिट सिस्टम सरकार ने शुरू किया है कि आपको जो भी एक्सपोर्ट करने पर या किन्हीं और कारणों से जो भी आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, रिफंड्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार से, तो सरकार अब उनको कैश में नहीं देगी बल्कि क्रेडिट के रूप में आपको दे देगी। जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपके खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, ना कि वो आपको कैशबैक के रूप में वापस मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर अपनी शॉपिंग के ऊपर। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि कोई बेनिफिट होगा तो हम क्रेडिट पॉइंट्स के रूप में आपको देंगे, जिसे आप भविष्य में अपना इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी वाली बात आपकी यहां पर बताई जाती है। ठीक है, इससे सरकार अपना जो कैश फ्लो है उस पर खेल गई, क्योंकि पैसा जब कैश में देना पड़ता है तो भाई उनके कैश क्रंच की दिक्कत आ जाती है। अब कैश सरकार के पास में ही रहेगा, वो आपके हाथ में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनसे सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ही पे ऑफ कर सकते हो। जब कैश में पैसा मिल जाता था तो आप जो मर्जी उसका इस्तेमाल कर सकते थे, अपने पर्सनल कामों में ले सकते हो, बिजनेस के लिए व्हाटएवर आप जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने उसको कंट्रोल यहां पर कर दिया है। धीरे धीरे ये फंदा कसता ही जा रहा है, हर रोज एक नई अमेंडमेंट आती है और आपको बांध के रख दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब एक्सपोर्ट की चर्चा की जाती है तो यहां पानी में जब पर्सन इंचार्ज आपका आ जाता है तो कई सारे सेक्शन 39 में लोडिंग की परमिशन लेगा, 40 के अंदर एक्चुअल में लोड करेगा, लोडिंग हो जाने के बाद में फिर वो एक डिपार्चर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देकर जाएगा। इंपोर्ट के समय इंपोर्ट मैनिफेस्ट होती है, एक्सपोर्ट के समय एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देकर जाएगा कि वो क्या क्या लेकर जा रहा है, और फिर फाइनली यहां पर टाटा बोल के जाएगा, डिपार्चर परमिशन लेके जाएगा। एवं ही नहीं भाग जाएगा कि भाई ठीक है मेरा लोड हो गया मैं जा रहा हूं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, स्मगलिंग ना हो जाए कहीं, इसलिए पूरा डिसिप्लिन यहां पर बना रखा है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हमारे सामने आने वाले हैं, साथ में इसमें एक फेसलेस असेसमेंट का कॉन्सेप्ट और डाला गया है। तो कैसे कैसे बातें हैं, आइए वन बाय वन तमाम बातों को हम करके चलते हैं। ये मेरा इंडिया यहां पर आ जाता है मेरे बच्चा, और यहां पर साहब आपका ये हवाई जहाज गिरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग रास्तों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे आपका बाई रोड हो रखा हो। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर स्मगलिंग को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बताया, क्या कि भारत के बाहर से आने वाले चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वेसल हो, चाहे आपके ये जो ट्रक वगैरह हैं ये आ रहे हों, आपको आना है तो कस्टम के द्वारा बताए गए पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन पर ही आपको आना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी हरकत को स्मगलिंग यहां पर बोल दिया जाएगा, और आपको स्मगलर एंड उसके बाद चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग। और भाई साहब इधर सामने कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने बना रखा है तो बना के आपको भी रखना पड़ेगा, मेरा ध्यान भटक नहीं सकता है, इसलिए आपका ध्यान भी भटकना नहीं चाहिए। समझदार और अच्छा बच्चा वो होता है जो अपने मन रूपी तलवार को अपने वश में रखकर एक जगह लगा सकता है कि यार तुझे यहां रहना है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां कह रहा कि भाई आना है तो यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। लेकिन अब यहां पर कुछ क्वेरीज आती हैं जो पर्सन इंचार्ज होता है,
ये बात तो हम भली भांति जानते हैं कि ये पूरी जो फिल्म है कस्टम की, ये 5 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपना इंपोर्टर हो गया, पर्सन इंचार्ज हो गया, वेयर हाउस कीपर हो गया, कस्टम अधिकारी हो गया और कस्टोडियन। ये 5 व्यक्ति आपके यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेशंस बताए जा रहे हैं वो पर्सन इंचार्ज के लिए बताए जा रहे हैं कि भाई आपको ये काम ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। यस सर। लेकिन यहां पर जो पर्सन इंचार्ज था उसने क्वेरी पूछी कि अगर मान लीजिए कोई हालत, दिक्कत हो, समस्या हो, हवाई जहाज में धुएं उठ रहे हों तो क्या करें। तो फिर एक काम करना, ऐसे हालात के अंदर आप कहीं पर भी जहां आपको ठीक लगे इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि नॉन कस्टम एयरपोर्ट पर भी आप अपने विमान की लैंडिंग करा सकते हैं, या हवाई जहाज है तो किसी गैर प्लेस पर भी आप उसकी कॉलिंग करा सकते हैं। हवाई जहाज के लिए लैंडिंग वर्ड आता है और वैसल के लिए कॉलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार को डर है कि जब हालात ये होंगे तो यहां पर आकर कहीं कोई किसी प्रकार की स्मगलिंग ना हो जाए। तो इसमें बोला जाता है कि भाई सुनिए, ये इमरजेंसी लैंडिंग तो आपकी हो गई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस जहाज में से कोई भी जो गुड्स है वो अनलोड नहीं होगा, और जो पैसेंजर हैं जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी विसिनिटी से जो नियर बाई एरिया है इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो गुड्स लेकर वो पैसेंजर इधर उधर निकल जाएं और समस्या पैदा हो जाए और सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो जाए। और इतने में फिर एक कस्टम अधिकारी को आपको फ़ोन लगाना है। वो कस्टम अधिकारी यहाँ पर आएगा और सारी चीज़ों को चेक करेगा। अगर कस्टम अधिकारी से कांटेक्ट ना हो पाए तो आप पुलिस अधिकारी को फ़ोन लगा लीजिएगा, वो यहाँ आएगा और आके सिचुएशन को चेक करेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर ऐसा हो गया कि मान लीजिए आवाज़ आती है बॉम्ब बॉम्ब, सोचिए हालात ये हैं, हवाई जहाज ही फटने वाला है, इसके टैंक में आग लगने वाली है, ये पायलट को दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई अगर कुछ एक्शन नहीं लिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो लॉ मेकर कहता है कि ऐसी अवस्था अगर आ जाती है जहां पर जान और माल, जान का मतलब लाइफ की बात कर रहा हूं, डोंट मिस इंटरप्रेट इट, तो जान और माल का जहां पर खतरा हो वहां पर एक शब्द आपको याद रखना है, भागो, ऐसे करके। और जब कस्टम अधिकारी या फिर वो अपना आ जाए पुलिस अधिकारी, तो जैसे वो कह रहा है उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है और उसे लॉग बुक पकड़ानी है। लॉग बुक क्या होता है? ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक की जो जर्नी होती है, जर्नी का रिकॉर्ड होता है, ताकि अधिकारी समझ पाएगा कि ये जहाज कहाँ से आ रहा है, किस किस रूट से आ रहा है, क्या ला रहा है, वो सब उसको जानकारी वहां पर मिल जाती है। पहले हाँ बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तमाम बात मालिक आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, शब्दों के अंदर आ रही है, और मैंने यहाँ पर शॉर्ट में पूरे सेक्शन की समरी भी बनाकर दे रखी है। इसमें एक और चक्कर पड़ता है, अगर हम सेक्शन 29 को लिटरली पढ़ते हैं तो यहाँ पर वेसल और एयरक्राफ्ट की बात ही कर रखी है, यहाँ पर लैंड कस्टम स्टेशन या व्हीकल जैसी बात नहीं कर रखी है। ठीक है, तो क्या लिटरली पढ़ें? क्या लॉ मेकर का ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि व्हीकल को आप कहीं भी ला सकते हो? द आंसर इज नो। तो इसको हमें रीजनेबली इंटरप्रेट करना होगा। जैसे मान के चलिए अगर हम व्हीकल को कहीं एरी गहरी जगह पर ले जाते हैं तो सेक्शन नंबर 111 ऐसे पकड़ ले जाएगा। सेक्शन नंबर 111 के अंदर कुछ हेडिंग आता है, इम्प्रॉपर इंपोर्ट करके आता है, उसमें कई सारे कारण दे रखे हैं। एक कारण उसमें यह भी दे रखा है कि अगर आपने व्हीकल को अदर देन लैंड कस्टम स्टेशन कहीं लेकर आए तो आपके इस इंपोर्ट को हम इम्प्रॉपर इंपोर्ट मानेंगे। उसके बाद में सेक्शन 2 के अंदर स्मगलिंग की डेफिनेशन आती है, वो कहती है कि जो जो चीजें आपकी इम्प्रॉपर इंपोर्ट में आ जाती हैं उन्हें स्मगलिंग मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हो, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान में रखते हुए अपने व्हीकल को भी लैंड कस्टम स्टेशन पर ही लाना चाहिए। दैट्स वाई सेक्शन 29 को हमें रीजनेबली इंटरप्रेट करना चाहिए, वरना समस्याएं हो जाएंगी। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 30 हमारा आ जाता है, जर्नी आगे चल रही है, गड्डी चलिए छलांगा मार दी, तो आगे आगे चल रही गड्डी, जहाज है आपका समंदर के अंदर ही अभी, उसको बोल दिया कि भैया आना तो यहीं पे आना, जनरल डायरेक्शन दे दी। अब थोड़ा और आगे बढ़ा के कि ठहरो, भारत के बाहर से आ रहे हो तो जरा हमें बताइए आप कौन हो, आप कहां से आ रहे हो, आप क्या ला रहे हो, सारी सूचना आप हमें एडवांस में दे दीजिएगा। तो इसके लिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी होती है वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, और अगर व्हीकल की बात करें तो वहां पर इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। जो ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट है ये आपको एडवांस में देनी होती है आने से पहले, लेकिन जो इंपोर्ट रिपोर्ट है उसमें ट्रक ड्राइवर इन्वॉल्व होता है, और ट्रक ड्राइवर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक वे में मतलब बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर पहले ट्रक को साइड में लगाएगा और वहाँ अपना लैपटॉप निकालेगा, अंग्रेजी में फाइल करेगा और फिर लैपटॉप बंद करके ट्रक लेके चल देगा। अगर वो ट्रक चला रहा है तो ये एज्यूम किया जाना चाहिए कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर लैपटॉप चलाना जानता तो शायद ट्रक ना चला रहा होता।
ऐसे करके तो उसको बोला गया कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर आकर यहां पर अपने ये इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, जबकि इंपोर्ट मैनिफेस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आगे बोलते हैं कि क्या बिलेटेड इंपोर्ट मैनिफेस्ट दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, अगर आपके पास कोई ऐसा कारण था जो बियॉन्ड कंट्रोल था, कोई बारिश आ गई थी या कोई तूफान आ गया था या कोई सर्वर डाउन था, कोई और टेक्निकल इश्यू था, तो वहां पर फिर वो बिलेटेड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या इसको रिवाइज भी किया जा सकता है? यस। अगर मान लीजिए आपको कुछ करेक्शन करना है, सपोज करो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लैंडिंग कार्गो होता है, गुड्स इन ट्रांजिट होता है, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट होता है। तो आपने लैंडिंग कार्गो में 100 यूनिट लेकर आ रहे थे, 50 लैंडिंग कार्गो में दिखा रखी थी, 20 यहां दिखा रखी थी, 30 आपने यहां दिखा रखी थी। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ऐसी इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे रखी है तो आपका कमिंग पोर्ट पर 50 से ज्यादा यूनिट अनलोड हो ही नहीं सकता है। बट इंपोर्टर कहता कि नहीं भैया, रेशियो को जरा चेंज करो, मुझे 60 यहां पे चाहिए, 10 ये और 30 ये चाहिए, ऐसे चाहिए। तो आपको अगर 60 यहां पर अनलोड करवानी है तो पर्सन इंचार्ज को पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इंपोर्ट मैनिफेस्ट में लिखा हुआ होता है उतने तक ही अनलोड हो सकता है, उससे ज्यादा अनलोड नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा अनलोड किया तो उतने तक की एक्टिविटी को स्मगलिंग मान लिया जाता है, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं कि यहां पर आकर जो आपकी ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट होती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला बताते हैं कि भाई ये जनरली 4 हिस्सों में बटी हुई होती है। यहां पर होती है जनरल डिक्लेरेशन कि कौन हो, तुम्हारे वेसल का क्या नाम है, तुम कहां से आ रहे हो, क्या मामला है? जैसे बस में स्टिकर लगे नहीं होते कि घर कब आओगे, हैं ऐसे करके एक लड़की बैठी हुई होती है, घर कब आओगे। तो वैसे करके भैया कब तक पहुंच रहे हो, कब तक पहुंच रहे हो, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कस्टोडियन को पोर्ट मैनेज करना होता है कि कितना ट्रैफिक है, कि भाई कितने कंटेनर आने वाले हैं, कितने पड़े हुए हैं, तो व्यवस्था बनानी होती है। तो इसलिए पहले से ही, अब जैसे बारात का नहीं होता, बेटी वाले पूछते हैं कि भैया कितनी बारात लेकर आ रहे हो। ऐसा थोड़ा ना कि भाई ले आना जितनी मर्जी, तुम्हारे 100 लेके आना चाहे 1000 लेके आना, नहीं, आप पहले बता दीजिए ताकि हम अकॉर्डिंगली उतनी ही व्यवस्था अपनी यहां पर करके चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बोलो, बताओ बताओ। पापा। हाँ, अच्छा हेयर कट करा के आया है और वो कह रहे हैं कि पापा मैं हेयर कट करा के आया हूँ। ठीक है, बाय बोलो, बाय। हाय बोलो, हाय। नमस्ते तो कर लो पहले, नमस्ते। विजयदशमी की वो बोलो, हैप्पी दशहरा बोलो, हैप्पी दशहरा। बाय। बाय बाय। ओके। तो यहां पर आकर जी टोटल रिवीजन क्लास कितना हो जाएगा इस बार? शुद्धदेव, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बहुत इत्मीनान से और अच्छे से आपको रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीज़ें, और 22 तारीख के आसपास का मेरा टारगेट है, मैं वहाँ तक आपका सारा रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे करके, ठीक है जी। जी अजीत, तो ऐसे करके आगे बोलते हैं, और इसमें कहा जाता है कि भाई छोटे सरकार आगे जी। तो जनरल डिक्लेरेशन हो गई, उसके बाद कार्गो डिक्लेरेशन होती है। इसमें बताते हैं कि भाई लैंडिंग कार्गो कितना है। लैंडिंग कार्गो वो होता है जो कि कमिंग पोर्ट पर फाइनली अनलोड होता है, जिसके लिए वहीं पर बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल की जाते हैं, ड्यूटी वगैरह का पेमेंट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है अनअकम्पनीड बैगेज। बैगेज 2 प्रकार का होता है, अकम्पनीड और अनअकम्पनीड। जो अनअकम्पनीड है ये वो वाला होता है कि जो आपके आने से पहले या आपके आने के बाद इंडिया में आता है, उसे अनअकम्पनीड बोलते हैं। एक होता है कार्गो टू बी ट्रांसशिप्ड। ट्रांसशिप मतलब ट्रांसफर इन अनदर शिप, जो यहाँ टेम्परेली अनलोड होगा और फिर वापस रीलोड होकर किसी दूसरे वेसल में आगे चला जाएगा। एक होता है गुड्स इन ट्रांजिट, जो अनलोड ही नहीं होगा कमिंग पोर्ट पर, बल्कि यहाँ होते हुए वाया दिस पोर्ट वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब कस्टोडियन होता है उसे ध्यान रखना होगा बेटा, GITR से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो अनलोड होने वाला है ही नहीं। क्योंकि कस्टोडियन को सबसे बड़ी समस्या होती है वहां पर ट्रैफिक को मैनेज करना। GITS के बारे में पता है बेटा, अनलोड तो होगा पर 2 4 6 घंटे के लिए, जस्ट टू रीलोड इन अनदर वेसल। लेकिन जो लैंडिंग कार्गो में है ये 2 4 6 दिन का मेहमान यहां पर रहेगा, तो अकॉर्डिंगली उसे वैसी वाली व्यवस्था बना लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बोलते हैं वैसा स्टोर लिस्ट के अंदर बताइए क्या है। मतलब इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर पूछ रहे हैं कि आपका जो स्टोर बना हुआ है, आपके हमारे घर में सब में स्टोर होता है, जहाज के अंदर भी स्टोर होता है, जिसमें कि आपके जहाज के खाने पीने का सामान, फ्यूल वगैरह, स्पेयर पार्ट्स और इंसानों के खाने पीने का सामान होता है। तो उसमें क्या क्या रखा हुआ है, तुम्हारी किचन में क्या क्या रखा हुआ, सब आप हमें बताइए। ये ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, कहीं किसी तरीके से स्मगलिंग ना हो जाए। तो मेन कंपार्टमेंट के साथ साथ आपको बाकी चीजों के बारे में भी बताना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई
प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और साथ में अंत में बोल दिया कि भाई अगर जो भी गुड्स है आप सबकी जानकारी दीजिए। हो सकता है कि आप जहाज की छत में कुछ सामान छिपा कर ले आए या बॉटम में सामान छिपा कर ले आए, तो करा उसको भी आपको बताना होगा। नहीं बताया तो आपकी हरकत को तुरंत स्मगलिंग मान लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 111 के मुताबिक इसे इम्प्रॉपर इंपोर्ट करार दे दिया जाता है। ये डुप्लीकेट में सबमिट की जाती है, कस्टम अधिकारी के लिए इस्तेमाल होगी, एक कस्टोडियन के लिए। क्योंकि कस्टम अधिकारी के लिए इसलिए क्योंकि सेक्शन नंबर 34 के अंदर जाकर लिखा हुआ है कि ओनली दोज गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर जब 34 में लिखा है कि कस्टम अधिकारी अनलोडिंग के वक्त यहां पर मौजूद होगा। ठीक है जी। अतुल त्यागी सर जी डाउट पूछना है। अतुल त्यागी, कल तो हमारी आपकी बात हुई थी ना, फोन पे पूछ रहे ना बाबू मेरे, कल शाम बात हुई थी। यहां पर मैं रिवीजन में डाउट लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर आप जानते हो कि जब बच्चा लास्ट मोमेंट पे देख रहा होगा ना डीटी के बाद में, और मैं डाउट लेता दिख गया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। डाउट के लिए आप कहेंगे तो हम अलग से सेशन ले लेंगे आपका यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। और मैं सभी से विनती करता हूं व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कम करें, डायरेक्ट कॉल करें, क्योंकि मैं सेम डे या नेक्स्ट डे मैक्सिमम मैं कॉल बैक कर लेता हूं। अतुल बता तुम्हें मेरी कॉल आई थी कि नहीं आई थी? इनकी कई सारी कॉल मिस हो गई थी। शाम को मैंने कल अपने आप इनको कॉल कर लिया था। ठीक है जी। तो आप कॉल कर दें, मिस कॉल भी छोड़ देंगे, मैं आई विल कॉल यू बैक। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे कभी कभी छूट जाती है, फिर आप शिकायत करते हो कि हमारा तो व्हाट्सएप देखते ही नहीं हो आप। ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूं, पर यार बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं कुछ उसमें ना, अदरवाइज मैसेज, पर्सनल मैसेज भी होते हैं, तो सब मिक्सअप सा हो जाता है। तो डायरेक्ट कॉल करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हैप्पी दशहरा जी शुद्ध देव। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु। अरे कहाँ गया प्रभु? कहाँ गए प्रभु आओ प्रभु, ये रहे प्रभु। तो यहां पर आकर अब मैंने इसकी समरी भी बना दी है यहां पर कि फाइनली निचोड़ क्या था बातों का, वैसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में आगे बोलते हैं साहब कि सेक्शन नंबर 30A के अंदर पैसेंजर संबंधी सूचना दी जाती है कि जो पैसेंजर आ रहे हैं बाहर से बैठकर, कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, नीरव मोदी तो नहीं है, माल्या तो नहीं है, ये कौन है, ताकि हम, कोई वीवीआईपी तो नहीं आ रहा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसके लिए भी वैसी व्यवस्था बना सकें। ठीक है जी। तो इसके लिए एक समरी देनी होती है कि ये नाम के हैं, फिर उनकी एक डिटेल वर्जन होता है जो कि यहाँ पर आपका दिया जाता है। मोटी बात मान के चलें कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट गुड्स के लिए होती है सेक्शन 30 में, और ये 30A करके है जो कि पैसेंजर के लिए होती है, क्योंकि बाहर से गुड्स और पैसेंजर दोनों ही तो आते हैं, इसलिए यहां पर ऐसा बोल दिया जाता है। ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपके पास सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, तो चाहे इंपोर्ट मैनिफेस्ट हो, इंपोर्ट रिपोर्ट हो, चाहे पैसेंजर की डिटेल हो, आपके ऊपर कस्टोडियन जी 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये इसकी समरी यहां पर आ जाती है मालिक। उसके बाद में आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलता है साहब? आगे बोलते हैं मालिक यहां पर आकर सेक्शन नंबर मेरा 31 आ जाता है। गड्डी चली है, छलांगा मारती। आपको जहाज अब कहां दिख रहा है? जहाज किनारे पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर बहुत सारे और भी जहाज खड़े हुए हैं। कोई नीले रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई सलेटी रंग का है, और उन्हीं के बीच में हमारा जहाज भी आकर खड़ा हो गया है। अब पता नहीं कि भैया हमारा नंबर कब कहां कैसे आएगा। हवाई जहाज के केस में आपको देखा होगा टर्मिनल्स बने होते हैं, टर्मिनल 1 2 3 दिल्ली में देख लीजिए। टर्मिनल्स के ऊपर बर्थ बनी हुई होती है 1 2 3, जो डैक टाइप बोल देते हैं, वो वहां पर आकर हवाई जहाज सट जाता है और फिर उसमें लोडिंग अनलोडिंग या जो पैसेंजर होते हैं चढ़ते उतरते हैं, या गुड्स लोड अनलोड होता है। ऐसे ही ये पूछता है जहाज वैसल वाला कि भैया मेरा नंबर कब आएगा अनलोडिंग का, कौन से टर्मिनल पर आएगा और किस डेट पर आएगा, कौन से टाइम पर आएगा, ताकि मैं उचित समय पर जाकर अपने जहाज को वहां पर ले जाकर लगा दूं अनलोडिंग पर्पस के लिए। लेकिन ये जो अनलोडिंग की जो परमिशन है एंट्री इनवार्ड, ये लागू नहीं होगी हवाई जहाज के ऊपर, क्योंकि हवाई जहाज लैंड ही तब करता है जब उसके उतरने के लिए प्रॉपर जगह होती है, अनलोडिंग के लिए जगह होती है। अगर नीचे ट्रैफिक है, जगह नहीं है, तो हवा में ही घूमता रहेगा, तब तक वहीं पर वेट करेगा, नीचे आने की जरूरत नहीं है, ऊपर रह तो ठीक है, पहले यहाँ जगह बनेगी तब तो नीचे उतर के यहाँ पर आएगा। और व्हीकल के केस में भी सेक्शन आपका लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर भी ट्रैफिक की कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। बिकॉज वेसल के केस में इसलिए क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड है वो वेसल के माध्यम से सबसे अधिक किया जाता है, लगभग 75% हमारा इसके माध्यम से किया जाता है, तो ट्रैफिक की समस्या आती है। दैट्स वाई ये प्रोविजन इन्होंने यहाँ पे डाला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम सेंसिटिव हैं, जिनको कि हम लेट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एंट्री इनवार्ड मिलेगी 2 दिन बाद के लिए, तो क्या इन चीजों को हम लेट करेंगे? क्या MBA HP MBA करके
HP में जॉब लग गई। M का मतलब है लाइक आपका ये मेल बैग्स, ये टाइम सेंसिटिव चीजें होती हैं, अगर लेट हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये होता है बैगेज, जो पर्सनल बैगेज आपके हाथ में होते हैं, पैसेंजर हैं, ये आपका बैगेज। और साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं, और साथ में हजार्डस आइटम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। पेरिशेबल गुड्स होते हैं, खराब हो जाएंगे 2 दिन के अंदर अंदर, तो इनके ऊपर ये सेक्शन आपका लागू नहीं होता। ना व्हीकल पे लागू होगा क्योंकि ट्रैफिक की समस्या नहीं है, और ना ही हवाई जहाज के ऊपर लागू होगा क्योंकि यहां पर भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मुझे बताइए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है या नहीं आती है? आप मुझे बाबू जवाब दीजिएगा। मैंने हर संभव प्रयास किया है आपके लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का, जहां जैसे नीड है वहां वैसा देने के लिए। आगे बात करते हैं तो कहां कहां पर नहीं लगा, ये सिर्फ वेसल के ऊपर ही लगता है, और वेसल में भी MBA HP 5 चीजों को ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। फिर आगे बैक टू बैक आपके सेक्शन नंबर 32, 33 एंड 34 यहां पर आ जाते हैं। 32 में वही लिखा है, छोटा सा सेक्शन है कि सिर्फ वही गुड्स अनलोड होंगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में हमने लिखकर बताए थे लैंडिंग कार्गो के अंदर, ठीक है, और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट कैटेगरी में थे, क्योंकि वो भी तो भले ही टेम्परेरी से लेकिन अनलोड तो होते ही हैं। लेकिन जो गुड्स इन ट्रांजिट कैटेगरी में था वो आपका अनलोड नहीं होगा। इज इट ओके? यस सर। तो अनलोडिंग होगी सिर्फ और सिर्फ, लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, कॉमन सेक्शन है 33, लोडिंग अनलोडिंग हो वो आपकी अप्रूव्ड प्लेस पर ही करवाई जाएगी। सेक्शन 34 बोलता है कि जब अनलोडिंग हो रही होगी तो वहां पर कस्टम अधिकारी पूर्ण रूप से मौजूद होगा, ये चेक करने के लिए कि जो आपने एडवांस में हमें बताया था क्या उतना ही अनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सेस अनलोड स्मगलिंग को न्योता दे देती है। आगे आता है सेक्शन नंबर 34 करके, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पर आपका हिंदुस्तान है और यहां पर एक जहाज किनारे नहीं आ रहा है, वो दूर खड़ा है, शर्मा रहा है। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ा शर्माए। क्यों शर्मा रहा है? बहुत लोग होते हैं जो शर्मा जाते हैं, है ना, तो वैसे करके तो मैं भी पहले तो बहुत शर्मीला था, मैं आपको बताऊं 12वीं क्लास तक मैं बहुत बहुत शर्मीला था। हमारे घर में कोई लड़की या लेडीज या रिश्तेदार कोई आ जाया करता तो मैं घर से बाहर भाग जाया करता था, मैं इतना शर्मीला था, लगा लीजिए आप। फिर धीरे 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 अब इसका क्रेडिट किसी और को जाता है कि मेरी जो शर्मीला स्वभाव था वो खत्म करने का क्रेडिट किसी और को जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी बात सुनिएगा, यहां पर ना ये ऐसा क्यों, यहां क्यों नहीं आ रहा, शर्मा क्यों रहा है? शर्मा इसलिए रहा है कि हो सकता है कि जहाज तो कहीं और ही जा रहा था श्रीलंका के लिए, लेकिन इंडिया वाले का एक छोटा सा कंसाइनमेंट इसके अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब छोटे से कंसाइनमेंट के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए यहां पर नहीं आएगा, तो इसको बोलेगा कि भैया जिसका इंपोर्टर के काम कर, छोटी मोटी बोट भेज दे तो यहां पर, और बोट से अपना सामान यहां से यहां तक को ले जा। या हो सकता है कि यहां पर सिचुएशंस ऐसी ना हो, मदर वेसल है, बड़ा वेसल है, लेकिन पानी यहां पर किनारे पर कम है, तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं होता है। या कोई हजार्डस या डेंजरस गुड्स है तो भैया दूर रहे, तो दूर छोटी छोटी क्वांटिटी में तो उससे गुड्स लेकर आते रहेंगे, तो इकट्ठा मत आ, क्योंकि तुझमें RDX भरा हुआ है। अलग अलग कारणों से वो दूर हो सकता है। अब यहां से क्या होगा कि इंडिया के बाहर से यहां तक तो भाई साहब आ गए हैं, अब यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो इसके लिए छोटी छोटी बोट या बार्ज या लाइटर लगाए जाते हैं। अब हमने वहां से यहां तक लाने के तो भाई सारे पैरामीटर्स लगा रखे थे कि भैया आना है तो यही आना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एस्तेसी ना हो जाए, स्मगलिंग को रोकने के लिए। लेकिन अब ये दूसरी लेग के अंदर भी हमें स्मगलिंग को ध्यान में रखना है कि नहीं रखना? यस सर। तो इसलिए हम इन बोट को ना ऑथोराइज करते हैं कि भैया ये वाले नंबर की बोट जा रही है और ये वाला सामान लेकर आएगी, चेक कर लेना लेकर आई या नहीं लेकर आई। गई तो सही लेने के लिए, लेकिन लेकर नहीं आई तो इसका मतलब बोट गायब हो गई, तो स्मगलिंग का पता लग जाएगा। तो तमाम प्रकार की बोट को ना ऑथोराइज किया जाता है एक नोट के जरिए, और उसी नोट को बोल देते हैं, और उसी नोट को बोल देते हैं हम बोट नोट। केशव कह रहा है सर जोड़ के रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी करवा दो। बाबू केशव एक छोटी सी मेरी बात सुन बाबू, घबरा मत, तो मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर घबराहट है, तो घबरा मत, आराम से मैं करा दूंगा बाबू, लेकिन ऐसे मत घबरा तू, ठीक है मेरे बच्चा, भरोसा रख, घबरा मत। आगे बढ़ते हैं मालिक, और जी सर आगे बढ़ते हैं मालिक, और यही आपका बोट नोट यहां पर आकर हो जाता है। वो तमाम थ्योरी आपकी यहां पर लिखी हुई, जो मैं बोल रहा हूं वो सब आपको यहां पर लिखा दिख जाएगा कि वो आ नहीं सकता है, कई अलग कारण बनते हैं, स्मॉल कार्गो वगैरह है, तो वहां पर एक बोट नोट तैयार किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है, तो वहां पर उसको मना भी कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई बोट नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, या कार्गो बहुत छोटा सा है तो भाई कोई आवश्यकता नहीं है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आपका, अच्छा यहां तक की जर्नी में हमारा गुड्स अनलोड हो चुका है, हम पोर्ट पर आ चुके हैं। फिल्म में देखते रहिएगा कि हमारी फिल्म कहां तक पहुंच गई है, गुड्स अनलोड हो चुका है। इज इट ओके? तो थोड़ा पानी पी लीजिए क्योंकि हमने एक पड़ाव पार कर लिया है। ठीक सर। अब ये पड़ाव पार करने के बाद क्या होगा? यहां पड़ाव पार करने के बाद होगा मालिक लाइक हम देखेंगे कि अब हमारे गुड्स की लोकेशन क्या जा रही है। और लोकेशन छोड़िए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो पोर्ट पर गुड्स पड़ा हुआ है अब वो किसकी कस्टडी में आया है। कस्टडी वर्ड से ही बनता है आपका वर्ड कस्टोडियन, जिसकी कस्टडी में हमारा गुड्स होता है। तो पोर्ट पर जो गुड्स पड़ा हुआ है वहां पर कस्टोडियन की अपनी अपनी ना कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज यहां पर होती हैं, जिनका कि उसके पालन यहां पर करना होता है। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। अच्छा मोहित, तो वैसे करके बात की जाती है, ठीक है जी। और आगे बात करते हैं यहां पर सेक्शन नंबर 45 DRL। डीआर मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कस्टोडियन, DRL। ध्यान दीजिए कहां खड़े हैं? पोर्ट पर। और किसकी बात कर रहे हैं? कस्टोडियन की। पांचों में से अब कौन सा व्यक्ति आ गया? आपका कस्टोडियन वाला व्यक्ति यहां पर आ गया है। ठीक है साहब? यस सर, यस सर। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले सेक्शन नंबर 45 क्या ड्यूटी है एक कस्टोडियन की, बताइए सर। ड्यूटी बड़ी आसान और साफ है सर उसकी, लाइक कि कितना कंटेनर यहां पर आ रहा। जो 5 व्यक्तियों की फिल्म है उसमें अब हम बात कर रहे हैं कस्टोडियन से। अब तक किससे बात कर रहे थे? पर्सन इंचार्ज से, अब कस्टोडियन से। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस समय मैप में आप कहां खड़े हो। एक जंगल है कस्टम, उस जंगल का एक मैप बना कर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर आप कर क्या रहे हो। ठीक है? तो यहां पर आकर भाई साहब इधर सामने, तो कह रहा है कि ड्यूटी कि जो कंटेनर आ रहे हैं और जो वहां से अलग अलग जगहों के लिए जा रहे हैं, चाहे वेयर हाउस जा रहा हो, चाहे घर जा रहा हो, होम कंजम्पशन के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए जा रहा हो, उनका पूरा हिसाब किताब रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी भी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई भी गुड्स यहाँ से इधर उधर हो जाता तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जब तक अधिकारी का आदेश नहीं होगा कस्टोडियन खुद से मंत्री नहीं बनेगा। सेक्शन 24 में हमने देखा था डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन करने की आज़ादी थी इंपोर्टर को, सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कस्टम ऑफिसर। तो क्या बिना अधिकारी की परमिशन लिए कोई इंपोर्टर अपने गुड्स को आकर छू भी सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें अल्टीमेट लायबिलिटी कस्टोडियन की आ जाती है। क्योंकि अगर छोटा मोटा गुड्स अगर कोई चोरी भी हो गया, पिल्फरेज हो गया, तो हम जानते हैं कि वहां पर उस पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर इंपोर्टर को तो ड्यूटी भरनी नहीं है, बल्कि कस्टोडियन के ऊपर ड्यूटी भरने की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। सेक्शन 45 के मुताबिक ये बात बोलते हैं। और साथ में ये भी बता देते हैं कि भैया अगर ऐसे हालात के अंदर कौन सी डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जब इंपोर्टर ड्यूटी भरता है तो बिल ऑफ एंट्री की डेट का रेट लिया जाता है, लेकिन इसके केस में जब पिल्फरेज हो जाती है तो वहां पर तो उस पिल्फर्ड गुड्स के लिए कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती है। तो उस वाले मामले के अंदर जिस दिन इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की जाती है उस दिन के रेट से हमें ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। इज इट ओके? थम्स अप। यस सर। तो ड्यूटी बता दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी और लायबिलिटी बता दी। जब तक छू भी नहीं सकता इंपोर्टर जब तक कि वो कस्टम अधिकारी उसको ओके नहीं कर देता है। उसकी समरी मैंने आपके यहां पर बना कर दे रखी है, बहुत ही क्यूट सी समरी है, मतलब सब कुछ यहां पर मैंने समा के रख दिया कि कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 46 करके, इसकी भी समरी मैंने यहां पर बना कर दे रखी है मालिक। यहां पर सबसे पहले बोलता है फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। यस, जब हमारा रोल में कौन आ गया? अभी तक देखिए सेक्शन 45 था, कस्टोडियन के लिए था, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी आपकी यहां पर बताई थी। अच्छा, सेक्शन 46 से पहले में एक सेक्शन और आता है 48 करके, वो कस्टोडियन के नाम ही होता, तो पहले मैं उसको करवाना चाहता हूं ताकि मेरा कस्टोडियन का रोल खत्म हो जाए। इस पे दूसरा सेक्शन लगता है 48 करके। यहां पर क्या बताते हैं सुनिए, देखो। कस्टोडियन यानी कि अडानी अपने पोर्ट ड्यूज लेता है लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग के लिए, यस सर, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आपका गुड्स जल्द से जल्द यहां से उठा लिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी गुड्स उठेगा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना, पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे? तो बड़ी ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। तो पोर्ट ड्यूज आपको भरने होते हैं, और अगर आपने डिले किया है, तयशुदा समय से ज्यादा समय तक आपका गुड्स पोर्ट पर रहा है, तो आपसे एक्सटेंडेड पोर्ट ड्यूज यहां पर लिए जाते हैं, जिसे हम डीमरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन आप उठाते ही नहीं हो। अब डीमरेज तो इसलिए लगाया जाता है ताकि आप फटाफट उठाओ, लेकिन आप तो भाई साहब पता नहीं चले ही कहां गए, क्या मामला है। तो ऐसे हालात में बोलते हैं कि और डिले अगर आप करते हैं तो यहां कस्टोडियन को अधिकार मिल जाता है कि वो आपके गुड्स को बेच सकता है।
अगर आपने नहीं उठाना है, लावारिस बोल के बेच देगा। लेकिन क्या कस्टोडियन खुद ही मंत्री बन जाएगा? जी नहीं, वो पहले कस्टम अधिकारी की परमिशन लेगा। अगर वो परमिट करता है, पिक्चर 5 ही व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है यार, छठा व्यक्ति कोई है ही नहीं यहां पर। कस्टोडियन कस्टम अधिकारी से परमिशन लेगा कि भाई साहब बेच दूं क्या, और साथ में एक नोटिस देगा इंपोर्टर को कि रोक सको तो रोक लो भैया, 3 दिन का समय दे रहा हूं या 5 दिन का समय दे रहा हूं, आप आओ ले जाओ। अगर आप नहीं आए तो आप अपने गुड्स को यहां जिंदा नहीं पाओगे। तो ऐसे हालात के अंदर फिर क्या किया जाता है? तो अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको नोटिस दिया, इससे परमिशन ली, कस्टोडियन गुड्स को बेच देगा। कब बेचेगा? नॉर्मली 30 डेज का समय होता है, 30 दिन के बाद उसको बेचने की पावर मिल जाती है। लेकिन जिन गुड्स का रिलिंक्विशमेंट हो जाता है, जिनको अनाथ कर दिया जाता है, जो उनका मालिक था वो उनका टाइटल छोड़कर चला गया, सेक्शन 43(2) के अंदर टाइटल छोड़ने की सुविधा दे रखी थी, छोड़कर चला गया, तो उसको कस्टोडियन कभी भी किसी भी वक्त बेच देगा, क्योंकि उसको लावारिस घोषित किया जा चुका, वो अनाथ हो चुका है, उसको बेच दिया जाएगा। यहां पर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेक्शन को अगर हम लिटरली पढ़ते हैं तो इस रिलिंक्विश्ड गुड्स के केस में भी लिखा हुआ है कि नोटिस देना है, लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि अब वो मालिक रह ही नहीं गया है, रिलिंक्विश कर चुका है, तो यहां पर इंपोर्टर को अब नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। आर्म्स और एमुनेशन के संबंध में क्या 30 दिन का वेट करें? गोला बारूद पड़ा हुआ है, कोई लेने नहीं आ रहा है, हथगोला, ग्रेनेड, ये सब पड़े हुए हैं, तो क्या करें? तो 30 दिन के बाद मतलब उसे बेच देगा कस्टोडियन, मतलब बाजार में बेच देगा कि AK-47 हथगोला हथगोला हथगोला, आ रहा हूं भाई साहब, है दिवाली फोड़ लेना, ऐसे करेगा? नहीं, मामला सेंसिटिव है, इसलिए यहां पर कस्टोडियन और कस्टम अधिकारी कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। इसे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अपने आप देखकर चलेगी, यानी कि सरकार इसको देखेगी, क्या करना है कैसे करना है वो सब अपने आप इसको देखकर चलेंगे। उसके बाद में बाकी कुछ अपने एनिमल्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं और आपके हजार्डस गुड्स हैं। इस केस के अंदर क्या करोगे सब? इसमें हम ये करके चलेंगे, जब सब 30 दिन के अंदर भी बेचा जा सकता है, क्योंकि अगर सब्जी या फ्रूट्स अगर आपके आए हैं और आप वेट कर रहे हो कि 30 दिनों के बाद ही मुझे बेचने का अधिकार मिलेगा, तो जो फ्रूट्स सब बेकार हो जाएंगे, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, पानी बनकर बहने लगेगा और एक बहुत ही बदबूदार माहौल वहां पर पैदा हो जाएगा। तो यहां पर 30 दिन के अंदर भी इसका राइट एक्सरसाइज कर सकता है कि वो कस्टम अधिकारी की परमिशन लेकर इंपोर्टर को नोटिस देकर सब्जी फल वगैरह को, पेरिशेबल चीजों को, हजार्डस को बेच सकता है, ऐसे यहां पर बोल दिया जाता है। तो ये थी बेसिकली एक पावर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी सेक्शन 45 में बताए गए। और कस्टोडियन की जो ताकत होती है, यस आई हैव द पावर, ये जो पावर होती है, ये पावर बताई गई है भाई साहब सेक्शन नंबर 48 के अंदर, ठीक है। कस्टोडियन का रोल यहां तक खत्म हो गया पोर्ट पर आकर। अब पिक्चर में कौन आएगा? अब पर्दे पर एंट्री किसकी होगी बताइए जरा। अगर आप वाकई इस पिक्चर को समझ रहे हैं, मेरा तो मन करता है मैं मूवी बना दूं उसके ऊपर, डायरेक्शन दे दूंगा, एक्टर चाहिए मुझे और बाकी सब चाहिए, मतलब मैं डायरेक्ट कर दूंगा इस मूवी को, 3 घंटे के अंदर पूरा कस्टम खत्म कर सकते हैं मालिक, है ना। तो अगर कोई आपके परिचित हो जो इस प्रकार के फील्ड में काम करते हो, जो मूवी शूवी बनाते हो, तो मुझे कांटेक्ट करवाइएगा। मैं मतलब ईगरली उसका वेट कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर मूवी बना दूं, और अच्छे अच्छे कलाकारों की आवश्यकता होगी इसमें, और पोर्ट पर जाकर ही मूवी बनाएंगे हम, ठीक है। तो वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक सर जी। तो ये हो गई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी। सर आप हंसे क्यों? बाबू मैं तो हंसता ही रहता हूं, ठीक है, मैं चेहरे से नहीं हंसता, हंसी यहां से निकलती रहती, पता नहीं क्यों, यहां से राधे राधे की पता नहीं कि ऐसा अमृत सा भरा रहता है और वो अपने आप हंसी निकलती रहती है। और हंसना तो अच्छी चीज है ना, बहुत सारी बीमारी तो एवं ही भाग जाती है हंसने से, मैं आपको बताऊं। और आपको भी ना हंसना चाहिए, है ऐसे हंसो मत हा 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 हा, जो बनावटी हंसी हंसते ना सुबह पार्क में, वैसे नहीं हंसना है यार, रावण की तरह नहीं सुना हा 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 हा, ये नहीं करना आपने। ये स्माइल होती है, और स्माइल मुंह नहीं आती, अंदर से निकलती है, उसकी आंखों में दिखती है, जो अंदर से खुश होता है। तो आप अंदर से खुश हो जाइए। कोई भी व्यक्ति बाहर क्या निकाल सकता है? अब सोने की खान में से सोना निकलेगा, अब गोबर में से सोना थोड़ा निकलेगा भैया। तो आपके अंदर से वो निकलेगा जो भरा हुआ है। इसलिए आप अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भरिए, अच्छी चीजें भरोगे तो अच्छी चीजें ही बाहर निकल कर आएंगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे थॉट से अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में लेकर आइए और अच्छा बनिए। एक बार अच्छे बन जाओ, फिर जो तुम करोगे ना सब अच्छा ही होगा। अच्छे काम मत करो, अच्छे काम के पीछे में ये अच्छा ये बुरा, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, अच्छे बन जाओ, फिर जो करोगे सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रोल में आ रहा है आपका ये इंपोर्टर आदमी। इसके ऊपर मेनली सबसे पहले सेक्शन लगता है सेक्शन नंबर 46 करके और सेक्शन नंबर 46 जो आता है वो कहता है कि ठीक है, अगर हम अपने गुड्स को घर ले जाना चाहते हो होम कंजम्पशन के लिए, तो वी हैव टू फाइल अ बिल ऑफ एंट्री ऑफ व्हाइट कलर
और बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे अपनी, और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो बनती है उसका पेमेंट हम कर देंगे। हम जानते हैं कि हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय ही जितनी हमारी सेल्फ असेस ड्यूटी होती है वो हमें भरनी होती है। अधिकारी इसको रीअसेस करता है, रीअसेस में अगर कुछ ड्यूटी बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई ड्यूटी को हमें विद इन 1 वर्किंग डे जमा करना होता है, वरना हमारे ऊपर ब्याज लगा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, बताए रहे हैं, सुनिए कैसा होता है। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। अब ये क्या है? ये है बिना शादी के ही शादीशुदा मान लेना, यानी बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे की कहावत यहां पर निकल के आती है। कभी कभी क्या होता है कि आपने इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि आपने जो जरूरी दस्तावेज उसके साथ लगाने होते हैं वो दस्तावेज आपने नहीं लगाए हैं, तो दैट्स व्हाई योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। तो ठंडे बस्ते में अधिकारियों से डाल देता है कि ठीक है भैया, पहले ये कागज ले आओ, उसके बाद आपकी इस हम फाइल को चेक करेंगे, इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या मामला है, किस तरह से। ठीक है, वो बंदा दस्तावेज ढूंढने के लिए जाता है, गुड्स आपका पोर्ट पर यहां पर पड़ा हुआ है, बताइए क्या दिक्कत होगी? उसे दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है, 10 दिन 15 दिन बीचे, डीमरेज लगना शुरू हो गया है, 30 दिन हो गए भाई साहब। इधर जो कस्टम अधिकारी के पास में कस्टोडियन आएगा कि भाई साहब वो जो आदमी है इसका माल पड़ा हुआ है, क्या मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन 30 दिन हो गए हैं, मुझे आप इसकी मंजूरी दीजिए कि मैं इस गुड्स को बेच दूं। अब यहां कस्टम अधिकारी धर्म संकट में पड़ जाता है। वो कहता है कि यार वो बंदा अपने कुछ पेपर्स लेने के लिए गया है और ये आ गया बेचने के लिए। अगर इसको बोलता हूं कि बेच दे तो बेचारा, उसकी तो खड़े खड़े दुनिया लुट जाएगी। उसकी तो हालत फिर ऐसे होगी जैसे मान लीजिए हिंदी मूवी के अंदर दिखाते हैं कि एक एक्टर होता है, गांव में रहता है, गांव में उसकी एक प्रेमिका भी होती है, लेकिन प्रेमिका बड़े परिवार से होती है, तो एक्टर छोटे परिवार से होता है, तो धन कमाने के लिए विदेश जाता है, कहीं भी जाता है, और 15-20 मिनट के अंदर ही वो अपना धनवान बन जाता है और एम्बेसडर गाड़ी लेकर गांव में आता है। गांव के जो दोस्त हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं उसे, मिठाई का डब्बा साड़ी अपने हाथ में लेकर आता है और पूछता है कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। तो या तो प्रेमिका तब तक मर चुकी होती है या फिर उसकी शादी कहीं और हो गई होती है। तो ऐसे हालातों में जब ये सुनता है तो गाँव में जब गाड़ी खड़ी करके बाहर खड़ा होता है तो उसके हाथ में जो मिठाई का डब्बा और साड़ी होती है वो यूं छूट जाती है, खड़े खड़े उसकी दुनिया वहां पर लुट जाती है। तो यही हालात हो जाएंगे इंपोर्टर के, कि बेचारा वहां तो मेहनत करने में लगा हुआ है, कागजात जुटाने में लगा हुआ है, और यहां के पता लगा कि हाय राम इसका तो गुड सेल हो गया है, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो अगर वो कस्टोडियन को मना करता है कि भैया मैं बेचने नहीं दूंगा, तो कस्टोडियन मुंह बना के जाएगा कि भाई साहब क्या तरीका, मैं कैसे मैनेज करूं, मैं सारा गुड्स अनलोडिंग कहां कराऊं। तो ऐसे में अधिकारी यहां पर एक मिडवे सोल्यूशन निकालता है और वो ये कहता है कि काम करते हैं, इस गुड्स को उठवा भी देते हैं, इस गुड्स को ना वेयर हाउस में डलवा देते हैं कस्टम वाले में, लेकिन इसके ऊपर वेयर हाउसिंग वाले प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये तो बस ये कि भाई टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल दी कि भैया उठा के यहां से शिफ्ट वहां कर दीजिए, बट इट डजंट मीन कि ये गुड्स की वेयर हाउसिंग हो गई, इट डजंट मीन कि यहां पर आपको 3 गुने वैल्यू का बॉन्ड भरना पड़ेगा, वैसा वाला कुछ भी नहीं है। इसे बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, और इसमें मैक्सिमम 30 डेज के लिए आगे भिजवाया जा सकता है वेयर हाउस के अंदर। हालांकि उसमें एक्सटेंशन भी पॉसिबल्स है, लेकिन इनिशियली दैट कैन बी गोज टू वेयर हाउस विद इन 30 डेज, बट द गुड्स स्टेटस ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वेयर हाउस्ड गुड्स। अगर वहां पर आग लग जाती है, कोई भी समस्या होती है, तो उसे सेक्शन 23 जो 1 है आपका, वो बेनिफिट वगैरह वहां पर नहीं मिलते हैं, यानी कि वेयर हाउसिंग वाले प्रोविजन नहीं लगे। भले ही जरूर वेयर हाउस में रखा है, पर आप वास्तव में लॉ को अप्लाई करने के लिए ऐसे मत मान के चलना कि वो वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है। राइट है यो। आगे आते हैं यहां पर आकर कंप्लीट डिटेल्स। ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको तमाम प्रकार की कंप्लीट डिटेल यहां पर देनी पड़ेगी। और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का समय क्या होता है तो बताते हैं, जैसे ही आपकी जो गड्डी छलांगे मारती हुई आ रही थी, आ जाती है, तो आने के 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको यहां पर अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ अराइवल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको मिल जाता है टाइम स्लॉट 30 डेज एडवांस में, और 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर ऐसे आप कर सकते हैं। इसके आगे पीछे, इसके पहले नहीं कर सकते, इसके बाद में करोगे तो कुछ फाइन पेनल्टीज आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। सर इतना जल्दी क्यों? इतना जल्दी क्यों कि जितनी जल्दी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी और आपका गुड्स पोर्ट से उतनी जल्दी उठकर यहां से चला जाएगा। ठीक है, आगे बोलते डिक्लेरेशन देगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आगे बोलते सब्स्टिट्यूशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन 46 की बिल ऑफ एंट्री होती है, जो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री होगी, वो या तो येलो कलर की होगी या फिर वो व्हाइट कलर की होगी। आपने व्हाइट वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, बट यू विश टू ट्रांसफर योर गुड्स टू वेयर हाउस, तो वहां तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है। तो क्या करें, व्हाइट वाली को वापस खींच लें, विड्रॉ कर लें और येलो वाली को फिर से फाइल करें, या फिर व्हाइट वाली को ही येलो वाली मान लिया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा हूं, व्हाइट वाली बिल ऑफ एंट्री को ही येलो वाली बिल ऑफ एंट्री मान लिया जाएगा। यस सर, ऐसे करके चलेंगे तो एक दूसरे के प्रति सब्स्टिट्यूट हो सकती है, येलो वाली व्हाइट बन सकती है, व्हाइट वाली येलो वाली बन सकती है। इज इट ओके? थम्स अप देते रहा करो बीच में, यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है सर जी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोलता है जी, ये पूरा मैंने बता रखा है कि प्रैक्टिकली बता रखा है कि कैसे कैसे उसको करके चलते हैं। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं, बट आपको प्रैक्टिकली जब चीज समझ लेते हो तो बात और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज के विषय में गहरी करनी है। मेरी बात समझना, अगर गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है तो बताइए आपकी लिखने में मदद। मैं अल्टीमेट जानता हूं कि अल्टीमेट आपको लिखना है, लेकिन लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग जितनी गहरी होती है ना, आपकी लिखावट उतनी ही शानदार आती है। बाबू, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चार्ट से पढ़ाई करते हैं, मैंने 4 वॉल चार्ट आपको दे रखे हैं जीएसटी के, पूरा जीएसटी में कवर हो जाता है। लेकिन बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि भाई हम सिर्फ चार्ट से ही पढ़ के जाएंगे, काम हो जाएगा। एक बच्चे होते हैं कि चार्ट से पढ़ तो लूंगा, लेकिन जब मैं लिखने लगता हूं तो मुझे लिखा नहीं जाता है, मुझे टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना चाहिए। मैंने दोनों बच्चों के लिए दोनों चीजें दे रखी हैं, टेक्स्ट बुक भी है, चार्ट्स भी है। आपको जो ठीक लगे आप उससे वहां पर करके चलिएगा। लेकिन फिर भी मेरी जो अपनी खुद की बात यह है, मेरा जो मानना है, जो मैंने अनुभव किया है एग्जाम देते समय अपने भी, कि यार अगर कोई चीज लास्ट मोमेंट पर मेरी आंखों के सामने से ठीक से नहीं निकल रही है तो शायद एग्जाम में लिखना मेरे लिए थोड़ा कठिन काम हो जाता है। चार्ट्स होते हैं, लेकिन यार चार्ट्स में क्या सब कुछ आ सकता है? ईमानदारी से बताइए, क्या चार्ट में हर एक प्रोविजन आ सकता है? शायद नहीं। हां, बहुत कुछ आ जाता है पर सब कुछ नहीं आ सकता है। तो बाकी आपको कंफर्ट है तो आप वहीं से करके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने वो चीज भी दे रखी, दूंगा मैं सब कुछ आपको जो आपको सूट करता हो, क्योंकि हर व्यक्ति की सूटेबिलिटी अलग अलग होती है, वो वैसे करके बातों को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लव यू मिर्जा अल्ताफ। और आगे आइए मालिक, और आगे यहाँ बिल ऑफ एंट्री की हमारी बात होगी। इसका पूरा लीगल टेक्स्ट मैंने आपका यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे आपको काम करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 47 के अंदर। तो मैं कह रहा था कि जो जितनी गहरी आपकी नॉलेज होती है उतना ही शानदार आप लिख पाते हो। मैं जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल भर भर के करता हूं जीएसटी क्लास में। ऐसा नहीं कि जीएसटी पोर्टल पे का क्वेश्चन आया कि बताओ जीएसटी पोर्टल पे काम कैसे होता, नहीं, उससे वास्तव में समझ बनती है। रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप चीजों को वास्तव में देख चुके होते हो। आपने कोई बैंक ऑडिट एक्चुअल में कर रखा है, 10 बैंक ऑडिट आपने कर रखे हैं, और बैंक ऑडिट पे क्वेश्चन आता है तो आपको किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने सब चीजें महसूस कर रखी है, देख रखी है। इन डेप्थ आपको इंटरनल स्टोरेज में भरा पड़ा है, आपका सारा उड़ेल दोगे। लेकिन ढंग से अगर कोई चीज भरी नहीं होगी तो लिखोगे क्या, बाहर क्या निकलेगा? जब अंदर ही कुछ नहीं तो बाहर क्या निकलेगा? क्योंकि बाहर तो वही निकलता है जो अंदर भरा हुआ है। और जब प्रैक्टिकल आपको ज्ञान हो जाता है तो आपकी कलम में इतना दम होता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे होते हो ठोक ठोक के कि सामने वाले को मजा आता है, और तब आपकी रैंक आती है मालिक। ठीक है, तो इसलिए मैं चीजों को प्रैक्टिकली जहां जरूरत है मैं बता के चलता हूं, और जीएसटी में तो लगभग हर चीज हमारी प्रैक्टिकल होती ही होती है। आगे बढ़ते हैं साहब, सेक्शन 47 आ जाता है। 47 के अंदर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है इशुएंस ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर। सेक्शन 47(1), यहां 5 लोगों के बीच में पूरी कहानी चलती है। बिल ऑफ एंट्री फाइल हो चुकी है, सारे ड्यूज का पेमेंट हो चुका है, ट्रांसपोर्टर ने एनओसी दे दी है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि पोर्ट से जा रहा है घर, ध्यान दीजिए, वेयर हाउस कीपर इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, क्या कस्टोडियन ने एनओसी दे दी? क्या उसके पोर्ट ड्यूज डीमरेज वगैरह उसको मिल गए हैं? अगर हाँ तो ठीक है, वहां से एनओसी मिल गई। क्या कस्टम अधिकारी देखेगा कि हमारे सारे ड्यूज का पेमेंट हो चुका है? करे हाँ, सब कुछ हो चुका है तो ठीक है भैया। और साथ में ये देखेगा कि क्या ये चीज जो इंपोर्ट करी है, क्या इंपोर्ट करी जा सकती थी या नहीं? अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसके लिए क्लियरेंस ऑर्डर यहां पर इश्यू कर दिया जाएगा। आगे बोलते हैं कि पेमेंट कब कैसे करना होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है, आपको बिल ऑफ एंट्री के साथ ही वो पेमेंट करना होता। आइस गेट की वेबसाइट पर जाते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, और दस्तावेज वगैरह जो भी अपने वहां पे लगाते हैं, और अपनी जो ड्यूटी बनती है वो भी आप वहां पर पे कर देते हैं। ठीक है, और पे करने के बाद अधिकारी उसे रीअसेस करता है। रीअसेस में अगर अधिकारी ड्यूटी बढ़ा देता है तो आपको 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर वो पेमेंट करना होगा, वरना 15% पर एनम का डेज बेसिस पर आपका यहां पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। एक डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी यहां पर सरकार ने जारी की है। जैसे आप कभी कभी किसी दुकान पर जाते हो और आपकी वहां पर साख अच्छी है पड़ोस की दुकान के ऊपर, तो क्या पड़ोस की दुकान वाला आपसे कभी पैसे मांगता है? आपने कोई भी सामान खरीदा उससे, क्या पैसे की डिमांड करेगा? भाई पैसे लाओ, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपको जानता है कि आप उसके पैसे कभी मारोगे नहीं। हालांकि आप दे आते हो या नहीं भी दिखे तो आपसे तगादा नहीं करेगा। और बोलोगे भाई कितने पैसे हुए, तो शायद यही बोलेगा, अरे भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, आ जाएंगे पैसे, आप ले जाओ सामान। यही चीज यहां पर है।
अगर कोई साख वाले, अच्छी गुडविल वाले, वीवीआईपी इंपोर्टर हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि देखो नॉर्मली तो हम प्रीपेड करके चलते हैं कि पहले ड्यूटी भरो उसके बाद गुड्स मिलेगा, लेकिन साहब आप तो वीवीआईपी काम करो, आप ले जाओ, पैसे आते रहेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं, भिजवाते ना किसी के हाथ, आते रहेंगे पैसे, आप सामान ले जाओ। इसके फायदे क्या होते हैं? अर्ली क्लियरेंस हमारा हो जाता है, फटाफट से क्लियरेंस हमारा हो जाता है, पहला तो ये होता है। और दूसरा ये कि यहां पर आकर लाइक जैसे हमारा जस्ट इन टाइम हम अपना मैं बिलीव करते हैं तो हमारा मेटेरियल फटाफट क्लियर होकर हमारे पास में आ जाता है और वहां पर हमें सुविधा मिल जाती है। और पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय हमें मिल जाता है। थोड़ा समय कितना मैं आपको बताऊं। ऑब्जेक्टिव है प्रोसीजर, जो कंप्लायंस वाला पार्ट है, जो क्लियरेंस वाला पीरियड है, उसे कम करना। डेफर्ड का मतलब ये नहीं कि अगले साल दे देना, ऐसा नहीं है। डेफर्ड ऐसे किया कि पहले माल ले जाओ अपना, तुम काम करो पहले अपना, पैसे आ जाएंगे। तो अगर आपकी जो बिल ऑफ एंट्री है वो फर्स्ट महीने के फर्स्ट हाफ में अगर दी थी प्रोसेस हो गई है तो आपको 16 तारीख को, एक दिन जोड़कर 16 तारीख को आपको पेमेंट करना होगा। सेकंड हाफ के लिए आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को पेमेंट करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मार्च मंथ का सेकंड हाफ है तो फिर वो हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है तो आपको 31 मार्च को इसको कंक्लूड करना होता है। वैसी वाली बात वहां पर बोल दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर सुविधाएं जब दी जाती हैं तो कुछ कंट्रोल भी होते हैं। माता पिता ने आपको ढेर सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन आप उनका दुरुपयोग भी तो कर सकते हो ना। बाइक दे रखी है कहाँ जाने के लिए, कॉलेज स्कूल ट्यूशन जाने के लिए बाइक दे रखी है, लेकिन आप बाइक का गलत इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? छीन ली जाएगी आपसे बाइक। फिर विनती करोगे, मम्मी 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 आपने अकेला ही जाया करूंगा, अब तुम अब कुछ नहीं, ऐसे फिर आपको वापस भी मिल सकती है। तो ऐसे यहां बोलते हैं कि अगर आपने लगातार 3 महीने के पीरियड में 2 बार आपकी शिकायत आ गई, 2 बार आपने डिफॉल्ट कर दिया है, 3 महीने के पीरियड में 2 बार आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपकी ये सारी सुविधा डेफर्ड पेमेंट की, पोस्टपेड की जो सुविधा है, इसे हम छीन लेंगे। लेकिन हां, अगर आप मिन्नतें करते हो, विनती करते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी भर देते हो अपनी गलती का, तो फिर आपको यहां पर सुविधा वापस बहाल कर दी जाती है। अब यहां पर सुविधा किस किस के लिए अवेलेबल है? इकोनॉमिक ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, 2 टायर और 3 टायर वाले, मोटी बात समझे, वीवीआईपी इंपोर्टर। और साथ में लास्ट टाइम इसमें ये ऐड किया गया था, ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम एंड अंडर द सीबीआईसी। तो ये जो है बेसिकली पीएसयू समझ सकते हैं आप इनको, तो इनके लिए भी सुविधा एक्सटेंड कर दी गई है पोस्ट पेड की, वैसे करके बोल दिया जाता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? ई पेमेंट चलेगा। अगर आपकी जो पर बिल ऑफ एंट्री 10,000 या उससे ज्यादा की तो आपको ई पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। 10,000 की लिमिट आपके जीएसटी के अंदर भी आती है कि अगर आप कैश पेमेंट ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहते हैं तो 10,000 तक का आपका ओवर द काउंटर हो सकता है। तो वैसे बोलते हैं, तो यहां पर बोलते हैं कि 10,000 या उससे ज्यादा है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना मैंडेटरी है। और जो इंपोर्टर आपके जो वीवीआईपी हैं उनके लिए ऑलवेज उनके लिए ई पेमेंट करना मैंडेटरी है। चाहे उनका कोई छोटा सा कंसाइनमेंट आया जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी 5,000 की बनती है, तब भी इनको ई पेमेंट करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये वीवीआईपी हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुविधाएं भी डंडे मार मार के दी जाती हैं, मैंडेटरी करके दी जाती हैं। भाई अच्छी तो बात है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना अच्छी तो बात है, समय की बचत है, सरदर्दी की बचत है, लाइन में लगना पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ मैंडेटरी ताकत, फोर्स लगा कि नहीं, तू बैंक में नहीं आएगा लाइन लगाने के लिए, तुझे घर बैठे चुपचाप अपने घर से ही पेमेंट करना है। तो ये मैंडेटरी फोर्स के साथ चीजें डाली जाती हैं। तो जिससे मैं कहूं कि भैया मैं आपको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे रहा हूं और तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ऐसे करके। तो बोले मैंडेटरी क्यों कर रहे हो, हम तो वैसे ले लेंगे, वैसे करके। तो हमारा सेक्शन 46 और 47 यहां पर हो गया है। इंपोर्टर अपने गुड्स को अपने घर ले जा चुका है, ऐसे करके। अगर आप माइंड मैप की बात करके चलोगे तो बताना हमने कितने सारे सेक्शंस बाबू लपेट दिए, आई मीन टू से कवर कर लिए हैं। यहां पर आकर देखिए, हमने ये सारा का सारा एरिया कवर कर लिया, 29, 30 ये सारा, और यहां से यहां तक हम आ गए हैं। जो वेयर हाउसिंग वाला है आपका, ये पूरा जो ट्रैक है, जो रूट है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है। मेरे हिसाब से वेयर हाउसिंग का चैप्टर सिलेबस से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि ये तारों को जोड़ने वाला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी समझ मैंने आपको शुरू में जरूर इसकी दे रखी है कि कहां पर किस प्रकार से किया जाता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर कि भैया आपको माल एक्सपोर्ट करना होगा तो क्या होगा, और ये ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की जो बातें हैं ये मेरे अगले चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो मेरे कबूतर आगे बढ़ते हैं चल, और मैं आ जाता हूं अपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर की तरफ। ये रहा मेरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। उसका पहले मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाकर आपको दे रखा है, और प्रॉपर डायग्राम कहाँ है, आजा मेरे राजा, ये रहा।
यहाँ पर आ जाइए। एक्सपोर्ट प्रोसीजर के तहत क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने गुड्स की एंट्री करनी होती है बाय फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट एज द केस में बी, और ये आपका सेक्शन नंबर 50 में होता है। उसके बाद आपकी अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है वो, या पोर्ट ड्यूज वगैरह बनते हैं वो, उनका आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपका जो गुड्स है वो यहाँ पर कस्टोडियन के सामने ले जाया जाता है, और वहाँ पर फिर आपका एक क्लियरेंस ऑर्डर तैयार करवाया जाता है, जिसे हम लेट शिप ऑर्डर या लेट क्लियरेंस ऑर्डर के नाम से जानते हैं, कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी जाने दो। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आकर रोल शुरू हो जाता है आपके पर्सन इंचार्ज का, क्योंकि वो पानी में रहता है। वो यहाँ पर कहता है भैया लोडिंग परमिशन मांगेगा। 2 पॉइंट बिफोर लोडिंग है और 2 पॉइंट आफ्टर लोडिंग के हैं। पहला है लोडिंग परमिशन, सेक्शन 39 के अंदर मांगी जाती है, लेकिन ये लोडिंग परमिशन 2 चीज़ों के लिए आवश्यक नहीं है, एमबी के लिए। एमबी मतलब मेल बैग्स और बैगेज विदाउट सीकिंग लोडिंग परमिशन, यानी एंट्री आउटवर्ड, विदाउट सीकिंग एंट्री आउटवर्ड, इनको लोड कराया जा सकता है। उसके बाद जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे अगर मान लीजिए आपका शिपिंग बिल था, तो शिपिंग बिल के आधार पर कि किस किस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आपके जहाज में लोडिंग कराई जाएगी। या अगर ट्रांसशिपमेंट का मामला है, जहाज माल एक जहाज से आया था अभी दूसरे जहाज में जा रहा है, तो वहाँ ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग होता है, उसके आधार पर यहाँ लोडिंग अपनी करवाई जाती है। जब लोडिंग हो जाती है तो फाइल करके चलते हैं, फाइलिंग ऑफ एक्सपोर्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट। आते समय इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट थी, जाते समय देनी होती है एक्सपोर्ट रिपोर्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। उधर इंपोर्ट मैनिफेस्ट आने से पहले थी, और बताइए ये कैसे होगी सर? जाने से पहले, ये जाने से पहले होगी। इंपोर्ट रिपोर्ट थी आने के बाद, और ये देनी होगी जाने के बाद। ऐसे की तैसे, जाने के बाद कौन देगा? भूत देगा उसको वहां पर आकर? नहीं, ये दोनों के दोनों आपकी जाने से पहले देनी होती हैं। वहां पर सेक्शन 30A करके था, जहां पैसेंजर की डिटेल मांगी जाती थी, अलॉन्ग मतलब गुड्स की तो हो गई, पैसेंजर की भी मांगी जाती थी। तो उसके लिए यहां पर सेक्शन 41 है कि जो जो लोग यहां से जा रहे हैं, जरा उनकी डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए कि जहाज के अंदर कौन कौन बैठकर जा रहा है। और फाइनली फिर ये सेक्शन 42 के अंदर डिपार्चर परमिशन मांगी जाती है, उसमें बोलते हैं टाटा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ये मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको बताया है कि शिपिंग बिल कैसे कैसे फाइल किया जाता है, तो थोड़ा समझ के लिए है। हालांकि एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको बताऊं, पोर्टल कौन सा? आइस गेट का। लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आधार पर आप बना लेते हो। फाइल करते हो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट को, और फिर यहां पर अलोंग विद इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के साथ आपको ये 2 जरूरी दस्तावेज और देने होते हैं। फिर सिस्टम आपके लिए चेकलिस्ट जारी करता है कि भैया ये चीजें और लाइए, तो उन चीजों को वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद फिर एक सीरियल नंबर आपके लिए जनरेट हो जाता है। सीरियल नंबर जनरेट होने के बाद फिर आपके जो शिपिंग बिल था उसका असेसमेंट किया जाएगा। अगर छोटे अमाउंट का है, अप टू 10 लाख के एफओबी का है, या लाख रुपए के ड्यूटी ड्रॉबैक तक अगर आपका मामला बनता है, तो सिस्टम से ऑटो प्रोसेस कर देगा, ऑटो चेक कर देगा। इससे ऊपर का है तो फिर उसे अधिकारी मैनुअली प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करते समय कोई दिक्कत है तो आपको बुलाएगा, नहीं तो फिर उसे ओके करेगा, और उसका क्लियरेंस ऑर्डर आगे चल के बना दिया जाता है। पहले बताओ ये बात समझ में यहां तक आई या नहीं आई? प्लीज बाबू मेरे। यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट की। क्या है फेसलेस असेसमेंट? तो मैं इसको एक बहुत ही शानदार एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम ये 4 लोग हैं, 4 टीचर हैं। सबसे पहले हमारे पूजनीय प्रवीण शर्मा सर जी, यहाँ पर मैं हो गया, ये हमारे संजय सराफ सर, और ये हमारे प्रिय बीबी सर। 4 लोग हैं। और अगर सिस्टम ऐसा हो तो कैसा होगा बताना जरा। कैसा सिस्टम? कि भाई मान लीजिए ये जो अपना एरिया है, 1/4 जो एरिया आ गया आपका, ये नॉर्थ इंडिया होते हुए ये जो इतना एरिया आ रहा है, ये शर्मा सर के पास में है। इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं उनको 8 सब्जेक्ट शर्मा जी ही पढ़ाएंगे। आईडीटी भी वही पढ़ा रहे होंगे, एफआर भी वही पढ़ा रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट भी वही पढ़ा रहे होंगे। ये जो ईस्ट वाला एरिया है, इसमें 8 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं एफआर पढ़ा रहा हूँ। सोचिए जरा। अच्छा जी, ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें बीबी सर 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, और यहाँ पर हमारे संजय सराफ सर 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। क्या ये मॉडल उचित है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर सब्जेक्ट में पारंगत नहीं हो सकता है। मुझसे बोलो होल्डिंग कंपनी, भाई साहब
सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्मा जी भले ही आईडीटी पढ़ा लें, लेकिन मैं एफआर नेवर, कभी नहीं। ठीक है, तो ये इसमें दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि लाइक अच्छा फेस टू फेस मैनर है, पूरे के पूरे फेस टू फेस की क्लास चलती है यहाँ पे आके, किस एरिया के बच्चे इनके पास में आते हैं, एक्सपर्टीज नहीं मिल पाएगी, ना बच्चों को ना आपको, समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को एफआर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डायरेक्ट टैक्स में, सब में हाथ पैर मारने पड़ेंगे और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, है ना। क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? सर किया ये जाना चाहिए कि सबको पूरा इंडिया दो, चारों को पूरा इंडिया दो और सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन कर दीजिए कि भैया आईडीटी मैं पढ़ाऊंगा, एफआर ये पढ़ाएंगे, डीटी ये पढ़ाएंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पढ़ाएंगे। ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा होगा वो यहां पढ़ेगा आईडीटी, वो यहां पढ़ेगा एफआर, मतलब ऐसे करके ये अपना बनाया जा सकता है। इससे क्या होगा? एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी। और क्लासेस को कर दीजिए सैटेलाइट, क्योंकि हर बच्चा यहां साउथ से यहां नहीं, दिल्ली नहीं आ सकता कि वो कर्नाटका से दिल्ली आया हुआ है ना। क्लास को बनाओ सैटेलाइट, फेस टू फेस मॉडल खत्म करके सैटेलाइट बनाइए और सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज बना दीजिए। और यही शायद हुआ है। पुराने समय में जाओगे आप, यानी जिनसे हम पढ़े हैं, वो जिनसे पढ़े थे उस टाइम में अगर आप पहुंचोगे तीसरी पीढ़ी में, तो ये मॉडल चलता था कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। और ये बाबू कभी सही नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल चीजें पढ़ाए। अब देखो ना, इंटरमीडिएट के अंदर भी, मतलब मैं सिर्फ जीएसटी पोर्शन पढ़ाता हूं, इनकम टैक्स पोर्शन भंवर सर पढ़ाते हैं जो डीटी वाले हैं, है ना। चाहें तो वो भी जीएसटी तैयार कर सकते हैं, चाहूं तो मैं भी इनकम टैक्स तैयार कर सकता हूं, दोनों अपना अपना बेच सकते हैं। लेकिन मतलब जो उसमें एक्सपर्टीज है आपकी वहीं तक सीमित रहो ना। मैं इनकम टैक्स तैयार करूंगा तो मुझे नोट्स वोट्स बुक बनाने में बड़ा समय लग जाएगा, उनको जीएसटी बनाने में समय लग जाएगा। तो हमने कहा कि भैया आन मिलो सजना, इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज बच्चों को देते हैं। इकट्ठे हुए, पूरा 100 नंबर का पेपर बच्चे को दे दिया, बच्चा खुश, हम भी खुश, ऐसे करके। तो हमने मॉडल चेंज किया और ऐसे करके बना दिया, ये करके बना दिया भैया सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट में दिक्कत क्या आएगी भाई? क्वेरी बच्चा कैसे पूछेगा? फेस टू फेस में ज्यादा कंफर्टेबल था, यहां कैसे क्वेरी पूछेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, दूर से पूछेगा, लिख लिख कर पूछेगा। लेकिन सैटेलाइट क्लास में बच्चे को क्वेरीज कम से कम पूछनी चाहिए। पहली बात, क्वेरीज कम से कम पूछनी चाहिए और जो भी पूछे वो वन गो में पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं, सैटेलाइट है, रिमोट से क्वेरी सोल्यूशन हो रहा है। और अधिकारी और टीचर को भी इतना पारंगत होना चाहिए, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी लेक्चर डिलीवरी के अंदर कि वो बच्चे की क्वेरीज कम से कम जनरेट होने दे, कम से कम जनरेट होने दे। बड़ा मुश्किल होता है यार, बड़ा मुश्किल होता है ये कैमरे को पढ़ाना, और इससे भी मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना इससे भी मुश्किल होता है। घर वाले कभी कभी आते देख के हंस के चले जाते, देख लगा हुआ है, मतलब पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं स्टूडियो के अंदर आकर, है ना। अभी तो खैर आप मुझे सुन रहे हो, लाइव चल रही है यहां पर ये, बट ऐसा होता है। तो क्वेरीज कम से कम पूछे और वन गो में पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। और क्वेरीज अगर ज्यादा आ रही हैं, अगर किसी टीचर की क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा, तो उसमें टीचर पे डाउट उठता है कि शायद आप उतने एक्सपर्टीज लेवल आपका नहीं है। ऐसे ही यहां पर यहीं पर किया गया। मालिक कस्टम्स के अंदर बोला गया कि पहले अगर यहां पर माल आ रहा है तो भैया यहां पर जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वही सारा देख रहे हैं। गोल्ड आया तो इन्होंने असेस किया, जानवर आए तो इन्होंने असेस किया, केमिकल आया तो इन्होंने असेस किया। एक ही व्यक्ति, एक आईआरएस अधिकारी किन किन चीजों में एक्सपर्टीज रख सकता है? तुम अगर आईआरएस अधिकारी, कस्टम अधिकारी हो, तुम कोयले का वैल्यूएशन कर लोगे, पॉलिथीन का वैल्यूएशन कर लोगे, उनकी आपको डिटेल्ड इन डेप्थ उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोई केमिकल आएगा उसका भी तुम वैल्यूएशन कर डालोगे, गोल्ड का भी तुम वैल्यूएशन कर डालोगे, सुनार तुम ही बन जाओगे। हैं अब हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यही सब चल रहा था जो गलत था। फेस टू फेस था, करप्शन भी बढ़ रहा था, हरासमेंट भी बढ़ रहा था। करप्शन इधर और हरासमेंट दोनों चीजें चलती हैं। तो सरकार ने इसको किया कि भाई सारे जो अधिकारी थे इकट्ठे किए, कह रहे यहां आओ मीटिंग करते हैं। हजारों अधिकारी इकट्ठे कर लिए और कहा कि भैया एक काम करो, जो गोल्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं वो एक यहां पे आ जाओ, वो कर दिए। कोयले के अंदर एक्सपर्टीज रखने वाले यहां पर आ जाइए, केमिकल में एक्सपर्टीज रखने वाले यहां आ जाओ, जो बीटेक करके आईआरएस बने वो यहां आ जाइए, वह आ जाइए। ठीक है, तो उनको ऐसे प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। ठीक है, और उनको अलग अलग एरिया में भेज दिया गया। तो इनके बना दिए नेशनल असेसमेंट सेंटर, एनएसी के नाम से बना दिया गया। देश के अलग अलग लोकेशंस पर एनएसी बना दिए गए। एक एनएसी को हेड करता है एक कमिश्नर, और एनएसी के आगे पार्ट्स होते हैं एफएजी, जो इनका ग्रुप बना दिया जाता है बेसिकली अधिकारियों का।
तो ऐसे करके अगर मान लीजिए गोल्ड का इंपोर्ट होता है, गोल्ड का मान लो ये एनएससी गोल्ड का है, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं से भी गोल्ड अगर आएगा तो उनका असेसमेंट क्वेरी यहां पर लैंड करेगी ऐसे करके। केमिकल का यहां पर बना रखा है तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी कैसे भी आएगा तो केमिकल के लिए क्वेरी यहां पर लैंड करेगी असेसमेंट पर्पस के लिए, जिससे कि वो अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ गोल्ड, मैं सिर्फ आईडीटी पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिल दिमाग रूह नस में सब में आईडीटी घुसा हुआ है। अब सोते को उठा खड़ा कर दो, भैया पढ़ाना शुरू करो, रिवीजन कराना शुरू करो, मैं शुरू कर दूंगा रिवीजन कराना। लेकिन अगर मैं 8 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा होता तो शायद मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता। अब एक सब्जेक्ट है, शानदार पढ़ाता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं और यूं पढ़ा देता हूं। ऐसे ये लोग जिनका गोल्ड में एक्सपर्टीज था, शक्ल देख के बता देगा कि इसका नकली है, असली कितने कैरेट का, कितने कैरेट का नहीं है। तो इनकी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया गया, हरासमेंट भी कम होगा क्योंकि रिमोट है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है और यहां पर करप्शन वगैरह भी नहीं होगा। दिस वॉज द कॉन्टेंट ऑफ फेसलेस। और ये मैंने जो बोला है सारा का सारा डिटेल में 1 बाय 1 करके दे रखा है कि पहले क्या था और अब क्या है, ये पूरा मैंने यहां पर आपको बता रखा है। इज इट ओके? आप चाहे तो उसका फोटो भी खींच सकते हैं, ऐसे करके मैं इसको छोटा कर देता हूं। जी साहब उसके बाद में यहां पर सर्कुलर डाला गया था बस इसी के लिए कि भाई जो ये फेसलेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा आसान और सुगम बनाने के लिए क्वेरी वेरी कम पूछी जानी चाहिए। ज्यादा क्वेरी आ रही है तो अगर एक से ज्यादा बार क्वेरीज की बात आ रही है तो फिर सीनियर अधिकारी के ध्यान में वो बात जाएगी कि भैया ये अधिकारी कर क्या रहा है, इसकी मल्टीपल क्वेरीज क्यों उठ के आ रही हैं। वैसे करके इधर इंपोर्टर को बोला गया कि भैया सुन मेरी बात, तू एक बार में सारी डिटेल दे दियो, ऐसा ना कि टुकड़ों में डिटेल दे रहा है और क्वेरी वेरी चल रही है, क्योंकि तू भी परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे। इसलिए बी केयरफुल, सारे कंटेंट अच्छे से भर कर देना ताकि कोई क्वेरी ना आए। मतलब बच्चे से सेटेलाइट में कहा जा रहा है कि ध्यान से सुन लियो, एक एक शब्द रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, पूछने का मौका नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनता रहिए तू। और इसको बोल दिएगा कि ऐसे बोलना कि बच्चे की क्वेरी ही न जन्मे। तो दोनों तरफ से बातों को बोलने के लिए सर्कुलर यहां पर जारी किया गया है। मुख्य पॉइंट है जिनके आधार पर आप चीजों को लिखोगे। इस फेसलेस के आने से सीएचए जो कस्टम हाउस एजेंट हैं इनका रोल ना के बराबर हो गया। आगे असेसमेंट विल बी एनोनिमस एंड जुरिस्डिक्शन लेस। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एंट्री अगर आपने फाइल की है मुंबई में तो जरूरी नहीं कि आपका मुंबई में उसका असेसमेंट हो रहा होगा, असेसमेंट उसका एनएससी हो सकता है आपका दिल्ली में, ठीक है जी। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन वगैरह वगैरह। अब क्या था कि गोल्ड अगर बॉम्बे पे इंपोर्ट किया है उसका क्लासिफिकेशन और उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से कर दिया क्योंकि अलग अधिकारी है। अगर मान लीजिए वही गोल्ड करना इधर चेन्नई आया है तो वहां अधिकारी अलग है, वहां गोल्ड का उसने कुछ और कर दिया, क्योंकि पहले यही हुआ करता था। अब क्या है, गोल्ड वाले मामले एक ही एनएससी पर जाएंगे, जहां यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी दिक्कतें नहीं होंगी, वैसे करके बोल दिया जाता है मालिक। तो तमाम बातें आपकी फेसलेस असेसमेंट के यहां पे संबंध में सर्कुलर इन्होंने जारी कर रखे हैं। तो यहां पर आकर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरा समय दिया बाबू इंपॉर्टेंट्स इस चैप्टर के ऊपर और काफी कुछ बातें इंपोर्ट संबंधी यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? यस सर। अब मेरे कबूतर तू आगे चल। सर जी आगे क्या है? आगे बात करते हैं ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की। इसकी चर्चा तो मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। यहां पर आपके जो सेक्शंस आते हैं 52 से लेकर 56 तक जाते हैं। सेक्शन नंबर 52 ये बोलता है कि ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के जो प्रोविजंस हैं ये आपके लागू कहां कहां पर होंगे। बैगेज पर लागू होगा क्या? ये बैगेज पर लागू होगा? नहीं होगा। पोस्ट पे, स्टोर्स पे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके लिए अपने खुद के स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसलिए ये जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं इनके ऊपर लागू नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि स्पेशल इनके प्रोविजंस अपने हैं। 53 बोलता है कि जिस गुड्स को हम गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको उस पोर्ट पर ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं होती है। 54 बोलता है कि भैया जिस गुड्स को हम जिस पोर्ट के लिए गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं उस पोर्ट पर उस गुड्स के संबंध में ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं होती है। 55 आपका ये बोलता है कि जब आपका ये जो गुड्स है नेक्स्ट इंडियन पोर्ट पर जाकर आपका ये लैंडिंग कार्गो में तब्दील होता है, फाइनली अनलोड होता है, वहीं पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है और वहीं पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। और ये आपका 56 है, व्हीकल संबंधी प्रोविजन है, नॉट रेलिवेंट। हालांकि ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के संबंध में मैं पहले ही रिवीजन क्लास 1 के अंदर ही बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है और किस प्रकार से इसको किया जाता है। ट्रांसशिपमेंट मतलब गुड्स आएगा, यहां तक आया, दूसरे वेसल में लोड हुआ, आगे चला गया, तो इस इंटरमीडिएट पोर्ट के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांसफर इन अनदर शिप है, ठीक है।
ट्रांजिट क्या है कि आपको यहां मुंबई वाया मुंबई कस्टम पोर्ट होते हुए वो आगे जा रहा है अपना कलकत्ता के लिए। तो वाया ही क्यों जाता है, डायरेक्ट रूट क्यों नहीं अपना लेता? नहीं, समंदर के अंदर भी अप्रूव्ड रूट्स बने हुए हैं, आपको उन्हीं पर आकर होना होता है और रूट्स कस्टम पोर्ट्स वगैरह के सहारे सहारे निकलकर जाते हैं, वैसे करके यहां पर बोला जाता है। अगर आप अप्रूव्ड रूट से नहीं आएंगे तो आपकी इस हरकत को स्मगलिंग का नाम दे दिया जाएगा। राइट है, एकदम ठीक सर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चैप्टर बेहद आसान है, वो सारी बात मैंने बता रखी है कि यहां पर बिल ऑफ लीडिंग वगैरह आता है, ये चेतक है, रीलोड किया, ट्रांसशिपमेंट बन जाता है, यहां पर सारी बात होती है। मैंने अलग अलग 6 एग्जाम्पल देकर पहले ही रिवीजन क्लास में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट की बातें चैप्टर से ज्यादा मैंने आपको वहां पर बता रखी हैं वैसे करके, ठीक है जी। तो ये ट्रांजिट का मामला है, यहां से बिल ऑफ लीडिंग बना, यहां पर गुड्स आया और यहां अनलोड नहीं हुआ, ये यहीं से आगे निकल जाता है। तो 53 के मुताबिक यहां आपको ड्यूटी नहीं भरनी, बल्कि जब ये लैंडिंग कार्गो में तब्दील हो जाएगा तो वहां जाकर आपको ड्यूटी वगैरह भरने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बबुआ? हाँ सर जी, एकदम ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो मेरा अगला चैप्टर यहां पर आ जाता है असेसमेंट का। एक लड़की थी दीवानी सी, गलियों से गुजरा करती थी, शायद कहना था कुछ उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी कि असेसमेंट कैसे होता है, असेसमेंट क्यों होता है, असेसमेंट कब होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता, क्या? अरे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ, टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या ड्यूटी लायबिलिटी एज पर लॉ, इसे कहते हैं असेसमेंट। असेस करना, डिटरमिन करना, निर्धारित करना, वैल्यू करना, ये सब आपका असेसमेंट वर्ड के अंदर यहां पर आ जाता है। दूसरी बात, असेसमेंट वर्ड को आप एक सिंगल शब्द प्यार शब्द से रिप्लेस कर दीजिए, पूरा चैप्टर का सीन चेंज हो जाएगा। तो प्यार ये कैसे होता है, ये कब होता है सर? अब बता रहे, रुकिए जरा, बड़े बेचैन हो रहे हैं, रुकिए। यह देखिए, यहां बैकग्राउंड मैंने आपके लिए लिखी हुई है ऐसे करके, व्हाट इज असेसमेंट सर? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड असेसमेंट। वेरी गुड, ये सेक्शन नंबर 2 में आता है डेफिनेशन चैप्टर के अंदर। असेसमेंट कौन करता है? कौन? इंसान करते हैं, पशु भी करते हैं, इंसान करते हैं असेसमेंट। कैसे? सेल्फ असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी टैक्स पेयर है वो अपना यहां पर सेल्फ असेसमेंट करेगा। अगर अधिकारी को दिक्कत है तो वो उसका रीअसेसमेंट कर देगा। सेल्फ मतलब खुद से प्यार, रीअसेसमेंट मतलब दूसरा प्यार, वो यहां पर कर देगा। और कुछ भी अगर डिफरेंशियल है तो आपको पे करना पड़ेगा। यह है प्रोविजनल असेसमेंट, यानी कच्चा कच्चा प्यार। जैसे कि मैं आपसे प्यार तो करती हूं पर एज ए फ्रेंड, तो इसे बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन आएंगे 17, 18, 19, 20, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर अपना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, असेसमेंड कब होता है? ऑब्वियस सी बात, अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो असेसमेंट शब्द का जन्म कब होता है? जब हम अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर हमें अपनी सेल्फ असेस्ड जो ड्यूटी बनती है उसका पेमेंट यहां पर करना होता है। ठीक है, यस सर। और उसके लिए सेक्शन नंबर 46 और 68 हमारे आते हैं। बिल ऑफ एंट्री दो तरह से होती है होम कंजम्पशन के लिए, एक व्हाइट वाली 46 की और एक ग्रीन वाली 68 के अंदर होती है। असेसमेंट कैसे किया जाता है, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। यहां पर सर जी ऐसे होता है, देखो एक वैल्यू ऑफ गुड्स होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, रेट ऑफ ड्यूटी होते हैं, 3 जनों की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। अच्छा जी, और यहां पर जो क्वांटिटी बेस्ड आपकी ड्यूटीज होती हैं तो उनके लिए क्या होता है कि बस आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्यूटी कर देते हैं तो आपका ड्यूटी अमाउंट यहां पर निकल के आ जाता है। ये बातें पढ़ेंगे वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर, सेक्शन नंबर 14, 15 एंड 16। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 17 टू सेक्शन नंबर 20 विद इन दिस चैप्टर। आर यू रेडी? ओ यस सर। सेक्शन नंबर 17 बड़ा सीधा साधा है और वो ये कहता है कि भैया हम बात कर रहे हैं यहां पर असेसमेंट की। तो असेसमेंट शब्द में देखो पूरी पिक्चर के अंदर 5 लोग यहां पर आते हैं। अब पांचों में सबसे पहले रोल किसका आ रहा है? ये कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में होगी? क्या अब पर्दे पर यहां ट्रांसपोर्टर आएगा? नहीं। क्या पर्दे पर कस्टोडियन आएगा? नहीं। ये चर्चा है, ये वार्तालाप है, ये संवाद है एक इंपोर्टर और एक कस्टम अधिकारी के बीच में। ठीक है, यस सर, और कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। चलो जी,
तो इतना होने के बाद मेरे कबूतर मैं आपको बताऊं, देखिए, तो जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप खुद से प्यार करो, आप सेल्फ असेसमेंट यहां पर अपना कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि मैं मार्बल मैंने इंडिया के बाहर से, इटली से इंपोर्ट किया था, वैल्यू उसकी मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी, ड्यूटी बनती 10% की, तो जो भी मेरी 1 लाख रुपए की ड्यूटी आ रही है उसका मैं पेमेंट यहां पर कर देता हूं, और मैंने पेमेंट कर दिया। जब मेरा वहां पर पहुंच जाएगा, आइस गेट की वेबसाइट के थ्रू मेरी वो चिट्ठी पहुंच जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है अगला स्टेप क्या होगा, सभी जानते हैं, अधिकारी उसे चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो उससे खुश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ओके, गो अहेड, बाकी डिपार्टमेंट से एनओसी मंगाएगा और आपका क्लियरेंस ऑर्डर बना के आपको दे देगा, एंड गो अहेड, अपना गुड्स लेकर घर पहुंचिए। अगर मान लीजिए वो आपके असेसमेंट से खुश नहीं है तो वो उसका करेगा रीअसेसमेंट, दूसरा प्यार उसका कर देगा। रीअसेसमेंट में अगर डिफरेंशियल ड्यूटी लायबिलिटी बनती, मान लो उसने 1.5 लाख पे रीअसेसमेंट कर दिया, तो 50,000 की डिफरेंशियल ड्यूटी लायबिलिटी निकाल दी आपकी। अब आपको बोलेगा आप इस अमाउंट को 1 वर्किंग डे के अंदर आप हमें जमा कर दीजिएगा। अब समस्या यह है कि आप उस रीअसेसमेंट से सहमत हैं या नहीं हैं। आपको लगता है कि गलती आपकी थी, 1.5 लाख ही होना चाहिए, तो आप 1 वर्किंग डे के अंदर उसे पे कर दीजिएगा, लेकिन वो आपसे रिटर्न कंसेंट मांगेगा कि कल को आप मुकर ना जाए कि आपके साथ जाती हुई थी। अगर आप रिटर्न कंसेंट अपनी देते हैं कि हाँ 1.5 लाख है, आई एम एग्री टू पे डिफरेंशियल अमाउंट, पे कर दीजिए और अपना गुड्स लेकर अपने घर जाइए, बात खत्म। लेकिन अगर आप एग्री नहीं करते कि नहीं ऐसी की तैसी, मैं भी सीए हूं, तुम आईआरएस हो गए, मैं ड्यूटी बनती है एक ही पे करूंगा, तो मामला डिस्प्यूट में चला जाएगा। अधिकारी बोलेगा ठीक है तू सीए है लेकिन पावर मेरे हाथ में ज्यादा है। वो क्या करेगा, अब वो यहां से अपना वो ड्रॉर खोलेगा और उसमें एक फॉर्मल ऑर्डर पास करेगा, लिखित में ऑर्डर पास करेगा। अब तक तो बात ऐसी चल रही थी, और यहां पर आकर बोलेगा क्या, ये बोलेगा भाई साहब सुनो, हमने जो करना था हमने कर लिया, तुझे जो करना तू कर ले, ड्यूटी डिफरेंशियल 50,000 रुपये लूंगा ही लूंगा, और ये यहां पर साइन कर दिया, ले ऐसे की तैसी में जा। 15 दिन के अंदर ये 15 दिन के वेट के बाद में फॉर्मल ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, और गुड्स आपका तब तक नहीं होगा जब तक कि आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर देते हैं। तो फिर होगा क्या आगे, आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, गुड्स क्लियर कराइए और फिर आप अपील में चले जाइए, अपना केस वहां पर लड़ते रहिए। लेकिन आप ड्यूटी जब पे करेंगे तो वहां बता देना इस चीज को कि मैं खुशी खुशी ड्यूटी पे नहीं कर रहा हूं, आई एम पेइंग माई ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट, मैं प्रोटेस्ट में ड्यूटी पे कर रहा हूं, मैं 50,000 पे तो कर रहा हूं लेकिन मैं विरोध भी कर रहा हूं इस पेमेंट का, और उसके बाद अपना अपील में चले जाइए, वहां पर बात हो जाएगी। तो क्या सीखा, अलग अलग स्टेप आए कि अधिकारी सहमत हुआ आपसे तो ओके, नहीं हुआ तो रीअसेस करेगा, रीअसेस करने पर कंसेंट लेटर मांगेगा, दे दिया तो ओके, नहीं दिया तो ऐसी की तैसी में जा। इस प्रकार से आपका सेक्शन नंबर 17 यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। और बाबू ये इसका पूरा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के साथ साथ मैंने इसकी सिंपल वर्डिंग्स में समरी भी यहां पर बनाकर दे रखी है, आपको पूरी पसंद आएगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो कोई बड़ा सेक्शन था सेक्शन नंबर 17? ना सर जी, कतई बड़ा सेक्शन नहीं था। उसके बाद प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। सीए फाइनल के टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज लिंक सेंड कर दीजिए। एक लिंक तो मैं आज सेंड कर रहा हूं, आज करूं दशहरा, वैसे आज ही कर दूं क्या, चलो आज ही कर देंगे। सीए इंटरमीडिएट का लिंक मेरा तैयार है, पिछले 2-3 दिन से पड़ा हुआ है लिंक तैयार, पर पता नहीं मैंने डाला ही क्यों नहीं वो। ठीक है, तो सी इंटरमीडिएट का टेस्ट मैं आज दे रहा हूं, दे दूंगा, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से टेस्ट दे देगा। डिस्क्रिप्टिव भी हैं, लिखने वाले भी हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जी साहब, ठीक है, फाइनल का दे दूंगा, इसी हफ्ते मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं एक साथ पूरे सब्जेक्ट का नहीं ले रहा हूं, पहले मैं टुकड़ों में लूंगा, मतलब आपके सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांट दूंगा, और उसके बाद फिर 3 टेस्ट लेने के बाद चौथा जो टेस्ट होगा वो पूरे सिलेबस का लूंगा इकट्ठा, जैसे सी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर आता है वैसे करके। उससे पहले थोड़ी टुकड़ों में प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो सी इंटरमीडिएट का कंपटीशन तक का मेरे पास टेस्ट रेडी है, आई विल गिव टुडे, ठीक है जी। उसके बाद में भाई मेरे आगे बढ़ते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। कच्चा कच्चा प्यार ये क्या होता है और उसकी जरूरत बेसिकली कब पड़ती है, तो हम आपको बता रहे हैं। सुनिए जरा, बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, प्रोविजनल असेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब इंपोर्टर अपने हाथ खड़े कर देता है कि आई एम सॉरी, मैं मेरा सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए। ऐसा कैसे संभव हो पाता है सर? संभव ये हो पाता है कि मान लीजिए आपने इंडिया के बाहर से ये पॉलीथीन इंपोर्ट किया है। अब पॉलीथीन का जो रेट ऑफ ड्यूटी होते हैं वो इसकी डेंसिटी के आधार पर होते हैं। फिनोलेक्स केबल है और उन्होंने पॉलीथीन इंपोर्ट किया है, अपना ये केबल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो वैल्यू थी
1 करोड़ की थी। रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक था कि हाई डेंसिटी है तो हाई रेट 7.5 का, लो डेंसिटी का है तो लो रेट यानी कि 5% का लगेगा। बट टेक्निकल टर्म्स में इंपोर्टर को नहीं पता कि भैया जी ये आपका हाई डेंसिटी का है या लो डेंसिटी का है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरी इस हरकत को स्मगलिंग मान लिया जाएगा, मेरा गुड्स कन्फिस्केट हो जाएगा अगर मैंने डिपार्टमेंट को चीट करने का प्रयास किया बाई टेकिंग 5%, और हुआ अगर वो 7.5 वाला तो मैंने अधिकारी को कहा कि भैया आई एम नॉट एबल टू डू माई सेल्फ असेसमेंट, प्लीज गो अहेड, आप जो करना आप कर लीजिए। तो ऐसी अवस्था में आईआरएस अधिकारी देखेगा भाई साहब डेंसिटी का तो मुझे भी ना पता, मैं तो आईआरएस कर रखा, मुझे भी ना पता डेंसिटी का, मैं इसका एक सैंपल लैब में भेज देता हूं, वहां से इसकी डेंसिटी का टेस्ट आ जाएगा, उसके आधार पर बात कर लेंगे। लेकिन उधर कस्टोडियन गुस्सा करेगा कि भाई साहब आपकी सरकारी जांच है पता नहीं कब तक आएगी, तो गुड्स यहीं पड़ा रहेगा क्या। तो अधिकारी क्या करता है कि भैया एक काम करते हैं, मैं आपके केस में प्रोविजनल असेसमेंट कर देता हूं, आप एक ड्यूटी अमाउंट मुझे कच्चे तौर पर पे कर दीजिए, ऑन अकाउंट पे कर दीजिएगा, टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम डिफरेंशियल अमाउंट की बात आपस में कर लेंगे। तो वही यहां पर किया जाता है कि मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं असेसमेंट, या फिर अधिकारी आपके असेसमेंट पे सहमत नहीं है, कोई गुड्स में दिक्कत लग रही है, कोई आपके पेपर्स में दिक्कत लग रही है, मतलब ही इज नॉट मच सेटिस्फाइड, और वो उसकी आपके केस की फर्दर आरएनडी करना चाहता है, तो आरएनडी विल टेक टाइम। तो वो कह सकता है कि ठीक है अभी काम करो, आप हमें ड्यूटी का पेमेंट कर दीजिए, हायर साइड पर या लोअर साइड पर, ये डिस्क्रिप्शन होती है अधिकारी की कि वो कौन सी साइड पर आपको प्रोविजनली अलाउ कर रहा है। अगर हायर साइड पे दिया है तो भविष्य में आउटकम क्या हो सकता है, फाइनलाइजेशन होने पर या तो हायर साइड या लोअर साइड। अगर शुरू में हायर पे बाद में हायर पे, तो आपका ना डिमांड ना रिफंड है। शुरू में हायर पे था बाद में लोअर पे हो गया है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर शुरू में अधिकारी ने अलाउ किया था आपको लोअर साइड पर, और फिर आपका जो आउटकम आएगा फाइनल वो हायर साइड या लोअर साइड इनमें से किसी एक पर आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे, शुरू में 5 पे था फिर बाद में 7.5 पर अगर हो जाता है तो 2.5 लाख रुपए की यहां पर डिमांड आपसे क्रिएट हो जाएगी, जो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो भी ब्याज के साथ में। और अगर शुरू में 5 पे था बाद में 5 पे हुआ तो कोई डिमांड कोई रिफंड की चर्चा नहीं करी जाएगी। तो मान के चलते कि भाई आपने गुड्स ले गए और छुड़ा के ले गए, तो मैं ये केस बताता हूं कि ये इंटरेस्ट आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इन दोनों केस की मैं बता रहा हूं कि रिफंड में और डिमांड में किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी जाएगी जब डिफरेंशियल डिमांड निकलेगी। तो अच्छा यहां पर बॉन्ड की बात होगी क्या, यस सर, बॉन्ड भी यहां पर भरा जाएगा 2.5 लाख प्लस का जो डिफरेंशियल अमाउंट था, लेकिन वो तब जब आपका प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड पे हो, क्योंकि जब लोअर साइड पे होगा तो ही भविष्य में डिमांड का केस बन सकता है और डिपार्टमेंट अनसेफ मोड पे आता है तो बॉन्ड लेता है। लेकिन अगर इनिशियली आपका हायर साइड पे ऑलरेडी हो रखा है तो केस रिफंड का बनेगा, डिमांड का कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए इस केस के अंदर बॉन्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां तक सवाल है कि हम किस प्रकार से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके चलें, तो उसके लिए बताते कि देखो अगर मामला आपका भाई साहब यहां पर डिमांड का पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे। सपोज करो 10 अक्टूबर 2019 को ये प्रोविजनल असेसमेंट की डेट थी, यहां इसका फाइनलाइजेशन होता है और उसके बाद ये एक्चुअल में डेट ऑफ पेमेंट आपकी जो डिफरेंशियल अमाउंट था यहां पर आकर पे कर देते हैं। तो सरकार ने बड़ा गंभीर प्रोविजन बना रखा है। मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए था कि ठीक है भाई साहब 10 अक्टूबर से था ना, 10 अक्टूबर यहां प्रोविजनल था, तो जब से आपने जितना पैसा कम पे किया 2.5 लाख रुपए, इतने पीरियड का ब्याज इस पे हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यह बोला कैसे कि तैसी जिस महीने में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस महीने की पहली तारीख से, उसी महीने की पहली तारीख से हम ब्याज काउंट करेंगे। ये सरासर जाती है, यानी 31 अक्टूबर को भी अगर आपका हुआ होता तो 1 अक्टूबर से ही आपका ये ब्याज काउंट किया जाता, क्योंकि सरकार को यह मिल रहा है इसलिए खींच के प्रोविजन बना दिया। हमने पूछा ऐसा काहे किया आपने, उन्होंने कहा कि भाई डेट वाइज हम हिसाब नहीं रख सकते, प्रोविजन बहुत पुराना बना हुआ है, जब तक कंप्यूटर का जमाना भी नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सुविधाजनक रहेगा कि भाई अलग अलग डेट पर हजारों लाखों व्यक्ति होते हैं जिनके इस प्रकार से असेसमेंट कराए जाते हैं, तो हम ये डेट वाइज याद नहीं रखना चाहते, हम सिर्फ मंथ याद रखेंगे कि जिस भी व्यक्ति का चाहे 100 व्यक्तियों का हुआ है प्रोविजनल असेसमेंट, जिस महीने में हुआ अक्टूबर में, चाहे 1 को 2 को 5 को 20 को 31 को कभी भी हुआ हो, उसका ब्याज हम यहां से काउंट करेंगे। लेकिन आज की डेट में तो कंप्यूटर है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, सरकार चाहे तो प्रोविजन को अमेंड कर सकती है और प्रैक्टिकली 11 अक्टूबर से यहां पर ब्याज लगना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार को इसमें नुकसान नहीं है बल्कि उल्टा फायदा है। दैट्स वाई पुराना प्रोविजन आज भी काम कर रहा है। लेकिन जब बात आती है रिफंड की, तो भैया इनका पैसा तो पैसा, हमारा पैसा पैसा नहीं है। अगर हमने ज्यादा पैसा यहां पर ऑलरेडी पे कर रखा है तो हमसे बोलते हैं कि आप जब फाइनलाइजेशन हो जाए, आपको पता लग जाए आपका रिफंड बना है, तो आप एप्लीकेशन डालना। एप्लीकेशन डाली 3 महीने में अगर हमने आपका पैसा दे दिया, आपको एक ठेंगा, एक धेला ब्याज नहीं मिलेगा। मान लो यहां पैसा सरकार ने दे दिया तो इस पीरियड का पैसा जो मेरा इस्तेमाल किया एक्सेस अमाउंट, मुझे 1 पैसे का भी ब्याज मिलने वाला नहीं है।
भाई सरकार तुम्हारा तो पैसा पैसा है, तुम तो यहां से लोगे अपना ब्याज, लेकिन मुझे इतना भी नहीं दोगे, ये क्या तरीका है? वो कह रहे अगर 3 महीने में नहीं दे पाए तो उसके बाद जितना डिले है सरकार सिर्फ इतने का ही हमें ब्याज यहां पर देगी, इतने छोटे से का। अपना ले रही है पूरे का, पीछे से ले रही है और यहां दे रही है सिर्फ इतने का। तो ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है, ये इसकी कैलकुलेशन का पार्ट बनता है। इसका दूसरा एलिमेंट आता है कि ये तो सिचुएशन तब रही जब मैं मेरे गुड्स को डायरेक्टली क्लियर कराता हूं। अगर मैं मेरे को भाई साहब इधर, अगर मैं मेरे गुड्स को इनडायरेक्टली क्लियर अगर कराता हूं तो वहां पर क्या किया जाएगा? तो देखिए एक अंतर वहां पर आ जाता है। भला कैसे? कि मैं यहां से जाता हूं भाई साहब और मेरा गुड्स वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, उस समय मुझे ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता है। ड्यूटी पेमेंट मेरी यहां पर होती है, ध्यान दीजिएगा। तो सपोज करो अगर मैं आज यहां से जा रहा हूं, आज जनवरी का महीना मान लीजिए चल रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरा 5% वाला है 7.5% वाला है, तो अभी तो मुझे ड्यूटी वैसे भी नहीं भर रही ना। तो यहां पर जो समस्या आएगी शुरुआत दौर में वो बॉन्ड की वैल्यू को लेकर आएगी, क्योंकि यहां पर आपको वेयरहाउसिंग बॉन्ड देना होता है इंपोर्ट ड्यूटी के 3 गुने का। तो यहां पर मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए की वैल्यू, 10 लाख का 5% कितना होता है भाई साहब? 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए आपका बन जाता है और इसका 7.5 बनता है। तो मेरा बॉन्ड 5 × 3 15 लाख का जाएगा या 7.5 × 3 22.5 लाख का जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट करके आपके गुड्स को वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। सिर्फ बॉन्ड की वैल्यू पे अंतर उसका आता है कि 15 लाख का जाएगा या 22.5 लाख का जाएगा। इन बिटवीन फरवरी महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाती है और मान लीजिए आप क्लियर करा रहे हैं जुलाई में, एक्चुअल ड्यूटी जुलाई में भरनी है, लेकिन जुलाई से पहले पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि ये हाई डेंसिटी का था या लो डेंसिटी का था। फरवरी में पिक्चर क्लियर हो गई, मान लो आपने लो डेंसिटी के हिसाब से 15 लाख का बॉन्ड दे रखा है, रिपोर्ट आती फरवरी में, कहता भाई साहब ये तो आपका हाई डेंसिटी का बनता था, नाउ यू विल हैव टू गिव डिफरेंशियल बॉन्ड अमाउंट। डिफरेंशियल अमाउंट बनता था आपका 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख का 3 गुना यानी कि 7.5 लाख का आपको यहां पर बॉन्ड देना पड़ेगा। लेकिन लॉ में अभी तक कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, हुआ नहीं है। वो बोलता है जो भी आपका एक्सेस अमाउंट बनता है 2.5 लाख के 2 गुने का आपको एडिशनल बॉन्ड देना है। ये लॉ की कमी है, लेकिन होना चाहिए था 3 गुना, पर इन्होंने कर रखा अभी तक 2 गुना। सर मान लीजिए शुरू में हमारा 22.5 लाख का बॉन्ड था और हमारी फरवरी में रिपोर्ट आती है कि लो डेंसिटी का था, तो वैसे वाले हालात में क्या हमें बॉन्ड फाड़ के मिल जाएगा? नहीं, बॉन्ड बैंक गारंटी है यार। अगर 22.5 का चला गया, ज्यादा चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कमरा किराए पर लेते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा था बंदा 20,000 रुपए का, अब 20 की बजाय अगर मान लो आपने 25 दे दिया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, उसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर हमारा ज्यादा वैल्यू का बॉन्ड चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी हमें कौन सी दिक्कत होगी? बैंक गारंटी तो है, कौन सा कैश दे के आ रहे हैं? बैंक गारंटी, बैंक से हमारी गुडविल थी, कुछ सिक्योरिटी रखी, वहां से अपना करवा दिया, बात खत्म। आके तो अगर हमारा कम वैल्यू का बॉन्ड है तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, ज्यादा का चला गया है तो लॉ साइलेंट है, आपकी जो मर्जी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये आपकी रिपोर्ट पहले आ जाती है और जब आप छुड़ा रहे होते हैं, यहां पर ड्यूटी एक्चुअल में भर रहे होते हैं, उस समय आपको पूरी पिक्चर पता होती है कि एग्जैक्टली इस पे ड्यूटी क्या बनती है। वहां पर फाइनल असेसमेंट आपका हो जाता है और ड्यूटी भर के आप निकल के आ जाते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट जैसी बात नहीं होगी, यहां पर सिर्फ बॉन्ड की वैल्यू को ही रिवाइज किया जाएगा। पूरा केस प्रॉपर तरीके से डेट वाइज मैंने आपको यहां पर बता कर रखा है और समझा रखा है कि आपकी डिफरेंशियल ड्यूटी वगैरह कैसे निकल कर आती है, ठीक है जी। यस सर। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 19, यहां पर आता है 19, बोलता है सेट ऑफ आर्टिकल के संबंध में। अब सेट ऑफ आर्टिकल का पूरा मसला क्या है? एक बात बताइए, ये क्या है? ये शेविंग किट है। ये सर जी शेविंग किट है जो कि हमने रंग रखी है। ये यस, साफ कर दें इसको। ये आ गई आपकी शेविंग किट। अब शेविंग किट का मान लीजिए कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर कोई डायरेक्ट रेट नहीं दे रखा है कि इस पर ये रेट ऑफ ड्यूटी लगाया जाएगा, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि ब्रश पे, रेजर पे, आफ्टर शेव पे, कलोन पे, इन पे क्या रेट लगता है, सबका कंपोनेंट वाइज रेट हमको यहां पर पता है। ऐसी अवस्था में इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो जब भी हमें किसी किट का वैल्यूएशन करना होता है या आर्टिकल इन ए सेट का वैल्यूएशन करना होता है, तो सबसे पहले देखो इसमें दूसरी प्रजाति वाला कौन सा है। दूसरी प्रजाति मतलब ड्यूटीज आपकी 2 प्रकार से लगाई जाती हैं, एक होती है वैल्यू बेस्ड, एक होती है आपकी क्वांटिटी बेस्ड। तो जो आपकी क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी वाला है, जैसे कि मान लो ब्रश है, तो पहले भैया ब्रश को आप अलग कर दीजिए, उस पर मान लो 20 रुपए पर ब्रश ड्यूटी लगती है, तो आप उस पर उतने की ड्यूटी लगा दीजिए। अब ब्रश के अलावा बाकी जो आपकी चीजें बचती हैं उनकी क्या वैल्यू रह जाती है? मान लीजिए किट की वैल्यू आपके 2000 रुपए की बनती थी, ब्रश की वैल्यू आपकी 400 रुपए की बनती है, तो बाकी 3 चीजों की इकट्ठी वैल्यू आ गई आपकी 1600 रुपए। अब जो इकट्ठी वैल्यू है 1600 रुपए, चेक करो क्या उन तीनों में से, उस 16 में से किसी की वैल्यू का ब्रेकअप अवेलेबल है या पता लगाने योग्य है?
लाइक जैसे रेजर का या आफ्टर शेव का किसी का, अगर पता लगाया जा सकता है 1600 वैल्यू 3 की, अगर उनमें से किसी का इंडिविजुअली प्राइसिंग पता है तो वो प्राइसिंग अलग कर लो और उस पर उस कंपोनेंट का जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो लगा दीजिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो जो भी कंसोलिडेट वैल्यू है, कंसोलिडेट आइटम है, तो इन कंसोलिडेट आइटम के जो रेट्स हैं जिनकी ये वैल्यू है उनमें जो हाईएस्ट रेट होगा उसको यहां पे लगा दिया जाएगा। मतलब जीएसटी से तुलना करूं तो एक तरह से मिक्स्ड सप्लाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भैया जो अलग कर सकते हो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जो सा हाईएस्ट रेट ऑफ होगा उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। वही बात मैंने आपकी यहां पर लिखी हुई है, पूरा एग्जाम्पल दिया है। शेविंग किट है, इंपोर्ट करिए फ्रॉम यूएसए से, रेट ऑफ ड्यूटी शेविंग किट का पता नहीं, मतलब एज ए होल नहीं था उसका पता। पूरी किट की वैल्यू 2000 रुपए, जिसमें ब्रश की वैल्यू 400 रुपए की है। तो कैसे कैसे करके चलेंगे, 4 केस यहां पर मैंने आपको बनाकर दिए हैं। पहले केस में बोलता है कि मान लीजिए इन तीनों की 10% का है और ये ब्रश पर इतने की है, तो ब्रश पर तो 20 रुपए अपनी आ ही जाएगी, बाकी 3 पर तीनों का रेट चूंकि इक्वल है तो 1600 इंटू 10% 160 रुपए आपका ये निकल के आ जाता है। दूसरे केस के अंदर 20 रुपए ब्रश का तो आ ही जाएगा, साथ में इनमें 3 रेट आपके निकल कर आ रहे हैं, 10, 10 और नील। हाईएस्ट कौन सा, 10%, तो 1600 रुपए पे वही 160 रुपए निकल के आ जाएगा। यहां पर आंसर ये आएगा। यहां पर बोलता है कि भैया ब्रश को अलग कर दीजिए, बाकी इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 14%, तो 14% निकाल दीजिए 1600 रुपए का, 224 रुपए आपका यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पता है इनकी तीनों में कौन सा हाईएस्ट है, 14%, तो 14% का रेट पूरे 1600 रुपए के ऊपर लगा दिया जाएगा और ये आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। कह सकते हैं कि ऐसे में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जो नील रेट वाला था वो भी आपका 14% की भट्टी में जल गया, जो 12% था वो भी आपका 14% की भट्टी में जल जाता है। तो इसलिए हो सके इंपोर्टर तो अपने किट में जो आइटम है उनकी वैल्यू को अलग अलग दर्शाने का प्रयास कीजिएगा ताकि यहां पर अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर जी। सर ये कस्टम की क्लास है ना? हाँ सत्यम, कस्टम की है क्लास। मुझे लगता है तो इंटर वाला बच्चा है। इसमें एक क्रक्स क्या निकल के आता है कि अगर किसी की क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी दे रखी है तो क्वांटिटी का आ जाएगा, और जो वैल्यू बेस्ड है उसमें किसी की इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है तो इंडिविजुअल रेट, कंबाइंड वैल्यू तो हाईएस्ट रेट। लेकिन कभी कभी एक बात बताइए, कॉम्बो बन के आता है, नेचुरल कॉम्बो आपका आता है, नेचुरल कॉम्बो। जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल लिया तो उस डब्बे के अंदर आपका चार्जर भी आता है, तो क्या चार्जर का अलग और मोबाइल का अलग वैल्यूएशन किया जाएगा? द आंसर इज नो, बशर्ते की 2 शर्तें पूरी हो रही हों। हम चार्जर को भूल जाएंगे और पूरे पैकेट को मोबाइल मानते हुए उसका वैल्यूएशन करेंगे। नंबर 1, वो जो साथ में एक्सेसरीज या पार्ट्स लाइक चार्जर वो आपका कंपल्सरीली सप्लाइड होना चाहिए और उसके लिए अलग से पैसे नहीं जाने चाहिए। तो जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो चार्जर कंपल्सरीली आता है? यस। क्या चार्जर के पैसे अलग से देने होते हैं? द आंसर इज नो। तो उस पूरे डब्बे को हम वहां पर मोबाइल के रूप में क्लासिफाई करके चलते हैं और उसी का उसके ऊपर रेट लगा दिया जाता है। ठीक है, यस सर, ग्रेट निखिल। तो ऐसे हमारी बात हो जाती है और फिर आता है आपका यहां पर सेक्शन नंबर 20 निकल के आता है मालिक, जिसमें कुछ आवागमन की बातें की जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें यहां पर करी जाती हैं। ये दिख रही आपकी यामाहा बाइक, बहुत पुरानी शानदार बाइक हुआ करती थी आपकी ये। इसमें सीन क्या था मैं आपको बताता हूं। ये गाड़ी इंडिया में बिकनी बंद हो गई बाइक, लेकिन बाहर से आपकी ये इंपोर्ट करी जा सकती है। तो यामाहा मैन्युफैक्चरिंग भले ही इंडिया में होती है इसकी, लेकिन सेल नहीं होती क्योंकि बहुत शानदार बाइक थी, पता है आपको, बहुत हल्की फुल्की बाइक थी और एक बार के एक्सीलेटर पे और मैं आपको बताऊं मेरे गैराज के अंदर ये आज भी मौजूद है। हालांकि अब चलती नहीं है पर मौजूद है। मुझे बहुत पसंद थी ये वाली बाइक। मतलब मैंने मान के चलो कि जब मैं आपकी उम्र पे था तो हमारी जो बाइक थी, फेवरेट बाइक हमारी ये वाली थी, मतलब इस पे घूमे हम जी सर। तो वैसे करके अब यहां से इंडिया में ये बनती है, मैन्युफैक्चरिंग तो होती है और ये बाहर के लिए एक्सपोर्ट हो जाती है। मुझे बताइए जब ये एक्सपोर्ट करी गई होगी इसके संबंध में तमाम प्रकार के टैक्स बेनिफिट क्लेम कर लिए गए होंगे या नहीं? या दूसरे शब्दों में कहूं, क्या भारत सरकार को ने 1 रुपए का भी टैक्स अपने पास में इसके ऊपर रखा होगा? नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंजम्पशन प्लेस बाहर जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेकंड हैंड को इंडिया में ले आता है 20,000 रुपए की, नई 50 की थी, इंडिया में 20,000 रुपए की ले आता है, तो क्या इस 20,000 की वैल्यू के ऊपर ड्यूटी लगेगी? यस, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का वास्ता है, ड्यूटी यहां पे लगा दी जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रोविजन है कि इंडिया से कोई चीज बाहर जाती है तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, जब लौट के आएगी तो नॉर्मल तरीके से फ्रेश इंपोर्ट मानते हुए उस पर यहां ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके बाद में आगे आता है, आगे क्या निकल के आता है कि भाई हमारी बात सुनिए जरा यहां पर कि इंडिया से एक मटीज कार, इंडिया के नहीं नैनो, ये तो एक नैनो कार
नैनो कार इंडिया से टाटा वालों ने श्रीलंका के लिए एक्सपोर्ट कर दी, क्योंकि वहां पर नैनो कार ऐसे चलती जैसे इंडिया में ऑटो चलते हैं। एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट करते समय तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट बेनिफिट टाटा ने क्लेम कर लिए होंगे। सरकार ने अपनी जेब में नैनो के संबंध में एक भी टैक्स का पैसा नहीं रखा होगा। लेकिन कुछ समय बाद टाटा ने अपनी कारें रिकॉल करी। उसमें कुछ टेक्निकल एरर थी कि भाई हम ठीक करके, फ्री में ठीक करके आपको देंगे। तो जब कार रिकॉल होकर आ रही हैं तो उस इंपोर्ट पर क्या ड्यूटी लगनी चाहिए? अगर लगा भी दी आपने तो कारें रिपेयरिंग होकर फिर वापस जाएंगी, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक का चक्कर पड़ेगा। एम आई राइट? क्योंकि ये एक टेम्परेरी इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर ड्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो ड्यूटी नहीं लगेगी, सब्जेक्ट द कंडीशन कि टाटा वाले यहां पर एक बॉन्ड साइन करके दें कि हम इस कार को मैक्सिमम 6 महीने के अंदर वापस री एक्सपोर्ट कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हमारी बैंक गारंटी को रिलाइज आप कर सकते हैं, और 3 साल के अंदर अंदर वो कार आपकी वापस लौट के आ जानी चाहिए। तो इसलिए इस इंपोर्ट पर चूंकि टेम्परेरी है, हम इस पर जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। तो ये तमाम बातें मैंने आपकी यहां पर लिखी हुई हैं मालिक, ये करके कि यहां से कार गई तो फ्रेश इंपोर्ट तो नॉर्मली मान के ही चलते हैं। दूसरा, अगर नैनो का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 3 साल के अंदर लौट के आना चाहिए, 6 महीने में वापस चली जानी चाहिए। तो ऐसे इंपोर्ट पर, टेम्परेरी इंपोर्ट पर ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी। मटीज कार की बात करते हैं, उसका सर्विस नेटवर्क इंडिया में नहीं है, लेकिन गाड़ियां अभी भी इंडिया के अंदर हैं। देवू कंपनी की थी, कंपनी इंडिया में दिवालिया हो गई थी तो बाहर निकल गई यहां से। तो अब मान लीजिए मैं इंडिया से अपनी कोई कार कोरिया भेज रहा हूं रिपेयरिंग के लिए, उसमें जब मैंने भेजी होगी तो चूंकि वो टेम्परेरी एक्सपोर्ट है, तो क्या मैंने एक्सपोर्ट के बेनिफिट लिए होंगे? द आंसर इज नो। अब वहां से गाड़ी वापस लौट के आ रही है, तो अब मुझे बताइए 3 लाख की थी, 1.5 लाख की इसमें कुछ और खर्चा पानी एड होके आ गया, मेरी कॉस्ट वॉस्ट पड़ गई, 4.5 की वैल्यू हो गई। अब क्या ड्यूटी मुझे 4.5 पे लगानी चाहिए सरकार को इंपोर्ट पे? द आंसर इज नो, क्योंकि 3 लाख की तो यहीं से गई थी। तो जो वैल्यू एडिशन अब्रॉड हुआ है सिर्फ उसके ऊपर ड्यूटी आनी चाहिए। उसके बाद ये कैसे निकाला जाता है? इसे बोलते हैं फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, जो उसकी बनती है उसे लीजिएगा, साथ में इंश्योरेंस और फ्रेट दोनों साइड के लीजिएगा, और जोड़ने के बाद जो आए उसके ऊपर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, IGST वगैरह जो भी बनता है आप नॉर्मल तरीके से अपना चार्ज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये तभी के लिए है जब कार ही रही हो, कार का ट्रैक्टर बन के ना गया हो, यानी वो आइडेंटिफाइबल आपकी रही हो। मान लीजिए एक व्यक्ति है इंडिया से, भाई साहब उसने एक जो कार थी या मान लीजिए जैसे लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर भी आता है, तो ट्रैक्टर भेज दिया भाई साहब बाहर, और उससे कहा कि इतना इतना प्रोसेस करो, इतना प्रोसेस करोगे, कार बनाकर हमें भेज दीजिए इसके लिए। तो ये रिपेयर अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर हो जाती है। अब यहां पर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है कि यहां से जो गया था वो लौट के नहीं आ रहा, बल्कि एक नया ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसको हम जनरल केस के अंदर रख के चलते हैं, और नॉर्मल तरीके से जो भी उसकी वैल्यू होगी पूरी वैल्यू के ऊपर आपका यहां GST लगा दिया जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। ये सेक्शन बी से ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके सेक्शन 25A और 25B को भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ये आपका नोटिफाइड प्रोडक्ट होता, मटीरियल की जगह नोटिफाइड प्रोडक्ट होता, तो आपके इस वैल्यू एडिशन के ऊपर भी हमें ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता। आगे बोलते हैं री इंपोर्ट ऑन रिजेक्शन। इंडिया से क्यूमिन सीड्स यानी कि जो जीरा है वो यहां भाई साहब इंडिया के बाहर जा रहा होता है, लेकिन वहां पर वो रिजेक्ट होके आ जाता है, तो जहां से गया था वहीं पर आ जाता है। तो मुझे बताइए क्या ऐसे मान लें जैसे ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई हो, खत्म हो गई हो? अगर हां बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हां सर बिल्कुल ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को अगर कैंसिल माना जाएगा तो जो एक्सपोर्ट बेनिफिट शुरू में दिए गए थे वो सरकार विड्रॉ कर लेगी? यस। क्या इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगी? द आंसर इज नो। ऐसे ट्रीट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो सरकार दे चुकी है उनको ब्याज के साथ वापस यहां पर ले लेती है। यह है आपका ये वाला प्रोविजन री इंपोर्ट ऑन रिजेक्शन का लेकर। ठीक सर जी। और इस प्रकार से आपका आखिरी पॉइंट आता है प्रोजेक्ट इंपोर्ट का। जब मुझे इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी है नोटिफाइड, या अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड करना है, तो मुझे बहुत सारी मशीनरी कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, मेरा बहुत बड़ा कैपेक्स उसमें लगता है। तो अगर ये जो मशीनरी वगैरह मैं इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो सरकार, चूंकि मैं इंडस्ट्री पर लगा रहा हूं इंडिया के अंदर और जो बनाऊंगा सिर्फ मैं एक्सपोर्ट ही करके चलूंगा, तो सरकार मुझे यहां पर बेनिफिट दे देती है कि मेरा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर एक मिनिमम सा रेट लग जाएगा, लाइक 5%, कुछ केस में 7.5% होता है और कुछ केस में आपका 10% होता है। आप 5% याद रखेंगे, काम चलेगा। 5% का फ्लैट रेट लगा दिया जाएगा, कोई क्लासिफिकेशन का चक्कर यहां पर नहीं पड़ेगा, और कंसेशन रेट से पूरी वैल्यू पर पूरे प्रोजेक्ट जितने भी मशीनरीज हैं सब पे लगाइए, बात खत्म। हालांकि इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी जाती हैं कि आपका लॉक इन पीरियड इतना रहेगा, आप इसे बेचेंगे नहीं, आपको इतना पोर्शन बने हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वो सारी बातें इसमें आती हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है आपके कैपेक्स पे दिया जा रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी मशीनरी वगैरह पे दिया जा रहा है। प्लांट लगाने के बाद कल को अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यह है प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट गिवन
और कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय गिविंग सेपरेट हेडिंग 9801 और वो 5% से यहां पर देकर चल रही है। इस प्रकार से हमारी बातें यहां पर अगर कंप्लीट हो जाती हैं और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ये असेसमेंट कैसे होता है, असेसमेंट कैसे होता है वो सिखाया जाता है आपका वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर आकर। ठीक है, तो मुझे बताइए आज की मुलाकात इतनी ही रखें, कल फिर मुलाकात कर लेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन में आप क्लास लूंगा और संडे तक आपका ये जो है कस्टम ये कंप्लीट मैं इसी हफ्ते में यानी संडे तक आपका कर दूंगा और अगले हफ्ते में हमारे जीएसटी की शुरुआत हो जाएगी मालिक। ठीक है, तो कस्टम एक बार साइड में होकर रख जाएगा तो जीएसटी पे पूरा कंसंट्रेशन के साथ में अपनी तमाम बातों को हम करके चलेंगे। ठीक है जी, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी नरेश आपका मैसेज ऑल द टाइम मेरे पास में आता है, एक बार मुझे फोन करना आप, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मेरे जितने भी YouTube के वीडियोस आते हैं आप सब में ये बात लिखते हो कि सर प्लीज रीजॉइन एल्डाइन। हमने छोड़ा ही कब एल्डाइन भाई, एल्डाइन दिल में है, एल्डाइन को हमने खड़ा किया है, बनाया है, सींचा है, हम छोड़ कैसे सकते हैं? छोड़ता तो कोई दूसरे के घर को है, कहीं हमको दूसरे घर में रह रहे हो उसको छोड़ दिया हो ना। हमारे दिलों में दरार है शर्मा जी और हमारे बीच में आज भी वैसा ही रिश्ता है, वही प्यार है जो पहले कभी हुआ करता था, 15 सालों से था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं तक। वो तो कोरोना के चलते हुए जो सेंटर्स थे वो हॉल्ट पे चले गए, अब सेंटर भाई अलग हॉल्ट पे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए, है तो भाई अपने इंडिविजुअल लेवल पे संभालने पड़ेंगे बिजनेस। एयरलाइन कंपनी चेक करो, एमसी की साइड पर आज भी बनी हुई है। प्रोवाइस कंपनी चेक करो, आज भी 4 डायरेक्टर उसके अंदर मौजूद हैं, आप चेक करो ना जाके। हाँ वही तो, चलो थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू। तो आज की मुलाकात बस इतनी और कर लेना कल चाहे बातें जितनी। एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलना, एक महाशक्ति को जानते हैं आप? सबसे बड़ी महाशक्ति इस कायनात में क्या है? इस संसार की एक बहुत बड़ी और एक महाशक्ति का आप मुझे नाम बताइए, क्या है वो? मैं बताता हूं, उस महाशक्ति का नाम है मन। उस महाशक्ति का नाम है मन। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप अगर कुछ खा रहे हैं, मन शामिल है या नहीं है? यस। आप पढ़ रहे हैं, मन शामिल है। आप लड़ रहे हैं, आपका मन शामिल है। आपको सोना है, आपका मन शामिल है। आपको रोना है, आपका मन शामिल है। आज मेरा रोने का मन कर रहा है। आपको हंसना है, आपका मन शामिल है। आपको पानी पीना है, आपका मन शामिल। आपको खाना खाना है, आपका मन शामिल है। ईच एंड एवरी, कोई एक चीज मुझे बता दो जिसमें मन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसलिए इस महाशक्ति रूपी मन को करना क्या है, कैसे करें? अगर शक्ति को मैं परिभाषित करूं तो जो मन रूपी शक्ति है ना, ये एक तलवार के रूप में आप मान के चलिएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है आपके और हमारे साथ में, ये जो तलवार होती है ना, ये तलवार भाई साहब, हालांकि मुझे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जो तलवार होती है ना भाई साहब आपकी, ये अब क्या बना दी मैंने मुझे नहीं पता, ये ऐसी नहीं होती सबके पास में। ये तलवार के टुकड़े टुकड़े हो रखे होते हैं। तलवार का एक टुकड़ा ये पड़ा, तलवार का एक टुकड़ा ये पड़ा, एक टुकड़ा ये पड़ा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। हमारी जो तलवार है, मन रूपी तलवार, उसके अलग अलग टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। ईमानदारी से बताइए। और अगर हम इन टुकड़ों से अपनी हर समस्या का समाधान मन में छिपा है, हर चीज का समाधान मन में छिपा है, अगर हम पूरी तलवार इकट्ठी ना कर कर, पूरा मन ना लेकर कोई काम करें तो कोई भी काम सफल होगा क्या? अगर पूरे मन से खाएं नहीं, पूरे मन से लड़े नहीं, पूरे मन से रोए नहीं, पूरे मन से पढ़े नहीं, कोई भी काम आपका संपूर्ण नहीं हो सकता। पर चूंकि आपने मन टुकड़ों में बांट रखा, एक और परेशानी है। जब आप पढ़ रहे होते तो आपने मन के इस टुकड़े से आप पढ़ रहे हैं, बाकी मन के टुकड़े कुछ और ही हिसाब किताब में लगे होंगे जो भटकते रहते हैं। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, और आपकी पूरी ताकत, एनर्जी सब आपकी बटी हुई है। और ध्यान दीजिए, जो भी आप कार्य करने का प्रयास कर रहे होंगे, आपका मन वहां ना होकर बाकी सारी जगहों पर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खाते समय खाने पर ना होकर बाकी सब जगह होगा, पढ़ते समय
पढ़ने पर ना होगा, बाकी सारी जगह होगा, जो मर्जी। सोने जाओगे तो सोने की बजाय कुछ और ही दिमाग में चल रहा होगा, 2-2 घंटे निकल जाते हैं दिमाग में टेंशन लेते लेते। करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? काम सारे वही करने हैं, लेकिन इस तलवार को टुकड़ों में मत चलाइए। सोचिए, टूटी हुई तलवार है, टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या कर लोगे उनसे? इन टुकड़ों को आपने जोड़ना है, आपने इकट्ठा करना है, इन मन रूपी टुकड़ों को जोड़ना है और जोड़ के तलवार बनानी, इकट्ठा एकाग्र करना है। एकाग्र करना मतलब मन को एकाग्र करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट किया करो, थोड़ा सा मन को एकाग्र करने का प्रयास करो ताकि ये भटके ना। आप जितनी ज्यादा मेडिटेशन करोगे ना, आपकी तलवार उतनी ही इकट्ठी होगी और धारदार होगी। और इस मन रूपी तलवार अगर धारदार है और थोड़ा सा संयम आपने रखा हुआ है मन के ऊपर, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे इस मन रूपी तलवार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने इस बिखरे हुए दिल और दिमाग को थोड़ा सा संभाल के रखिए यार, यही तो रखा है। कोई भी काम कर रहे हो, अब देखना दिन में कितने सारे काम कर रहे थे तो पूरा दिन बिजी हो, लेकिन शाम को अपने आप से पूछना कि जितना टाइम आपने काम किया, क्या उतना आउटकम आपके पास में आया? शायद नहीं। बड़ी बात बोल रहा हूं। पूरा दिन आपने काम किया, लेकिन जितने घंटे जितने समय आपने काम किया, क्या उतना आउटकम आपके पास में वाकई में आया? हफ्ते में शायद 1 दिन तो आप कर लेते होंगे, लेकिन 6 दिन आपके यूं ही बिगड़ते होंगे। वो कारण यह है कि आपका कोई भी काम पूरे मन से हो ही नहीं रहा, सब मन बिखरा पड़ा है। तो बाबू, पहले से जोड़िए, मानसिक और शारीरिक शक्ति पहले इकट्ठी कीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिए, तभी वो सफल हो पाएगा, वरना लगे रहोगे आप ऐसे ही। तो मेरी बात का मनन मंथन कीजिएगा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। बाय, टाटा एंड लव यू।